तो इसके पहले कभी पढ़े हो ना इतिहास? ऐसा तो नहीं है नया शब्द है। कौन सा? इतिहास। तो बताओ क्या है इतिहास? हाँ, हाँ, भूतकाल में घटित घटनाओं के अध्ययन को इतिहास कहते हैं। हाँ, भूतकाल में घटित घटनाओं को क्रमानुसार अध्ययन करने को इतिहास कहते हैं। बराबर, बैठ जाओ। अभी बराबर एकदम एग्जैक्ट बोला है कि इतिहास किसे कहते हैं। इतिहास का मतलब क्या होता है कि जब आप इतिहास का मतलब ही यही होता है कि जो भी घटना कहाँ घटित हुई हो, भूतकाल में। जो भी घटनाएं भूतकाल में घटित होती हैं, पर वो घटना जो होनी चाहिए ना, वो क्रम के अनुसार होना चाहिए। कैसा? क्रम के अनुसार। किसी भी घटना को जब हम क्रम से पढ़ते हैं, पर वो घटना कब घटित होती है? भूतकाल में। जब किसी भी घटित घटना को क्रम से हम पढ़ते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? इतिहास। क्रम से पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे पहले प्राचीन इतिहास है, फिर आता है माध्यमिक, फिर क्या आता है? प्राचीन, माध्यमिक और आधुनिक इतिहास। कौन सा? आधुनिक। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में? 3। उसको घर वाले देख लिए तो मार डालेंगे। उठा लो उसको। इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? 3। पहला कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, ये पता होना बहुत जरूरी है। जब भूगोल पढ़े थे तो भूगोल में भी 3 भाग में बटा था। भूगोल को भी मैंने आपको बोला था, भूगोल भी 3 भाग में बटा हुआ है। बताया था क्या? भूगोल भी 3 भाग में। जब भूगोल पढ़ेंगे फिर बताऊंगा आपको, नहीं ध्यान दिया रहेगा फिर। भूगोल को भी 3 भागों में बांटा गया, उसी प्रकार से इतिहास को भी 3 भागों में बांटा गया। जब भी आप इतिहास को पढ़ते हो, सबसे पहले आप प्राचीन पढ़ते हो, जो आपने 5वीं या 6वीं में पढ़ा है। 5वीं 6वीं में प्राचीन इतिहास है। फिर जब 7वीं 8वीं पढ़ते हो, 7वीं 8वीं में आपका माध्यमिक आता है, जिसमें आप छत्रपति शिवाजी महाराज और मुगल वगैरह के बारे में पढ़ते हो। वो 7वीं 8वीं में आता है। और जब अब 9वीं 10वीं में आप क्या पढ़ने वाले हो? आधुनिक इतिहास। आधुनिक मतलब जो अभी नया नया हुआ है, 100-200 साल पहले जो भी एकदम नया नया जो भी एकदम हुआ है, और जो भी होगा। पर इतिहास होगा नहीं पढ़ता है, हुआ वाला पढ़ता है। जो हो चुका है उसके बारे में पढ़ता है, और होने वाला नहीं। पर हमको कैसे पढ़ना है? क्रम से पढ़ना है। कैसे? क्रम से। पहले माध्यमिक, फिर आधुनिक, फिर प्राचीन, ऐसा नहीं, जैसा मन वैसा नहीं उठाना है हमको। जो भी पढ़ना है, जो भी घटनाएं हमें पढ़नी है, पर कैसे पढ़नी है? क्रम से। और जब हम क्रम से पढ़ते हैं तो उस इतिहास को हम क्या बोलते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। ठीक है? तो जो भी घटना आप पढ़ेंगे कैसे पढ़ेंगे? क्रम से। तो इतिहास किसे कहते हैं? मेरे साथ बोलेंगे, भूतकाल में घटित घटनाओं को क्रम से पढ़ने को इतिहास कहते हैं। भूतकाल में घटित घटनाओं को क्रम से पढ़ने को क्या बोलते हैं? इतिहास कहते हैं। सब बोलेंगे, आप भी बोलो बेटा, बोलो। हाँ बोलो, जितने बार बोलूंगा उतने बार बोलोगे, पर ध्यान से बोलोगे तो याद हो जाएगा। बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर ऐसे ही हो जाएगा। फिर कोई पूछेगा जाके नए क्लास में इतिहास किसे कहते, फिर ऐसा हाथ नीचे रहेगा। ठीक है? तो इतिहास मतलब समझ में आया। इतिहास के कितने पार्ट है? 3। कितने? 3। पहला, दूसरा, तीसरा, इन्हीं 3 इतिहास को आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। अब आप कौन सा पढ़ने वाले हो? आधुनिक इतिहास। कौन सा इतिहास? आधुनिक इतिहास। देखो, अभी तक आपने जब भी इतिहास को पढ़ा होगा, इसके पहले 8वीं 10वीं से पहले 9वीं 7वीं 6वीं जो भी पढ़ा है आपने, उसमें मारामारी पढ़ा है। बाबर ने इसको मार दिया, पृथ्वीराज चौहान को इसने मार दिया, चंद्रगुप्त ने उसको मार दिया, इसको मार दिया। मारामारी ही पढ़ा है, इसे मारामारी। ये इसको आग लगा दिया, वो उसको आग लगा दिया, खत्म, स्वाहा। जब आप प्राचीन पढ़ते हो, पहले प्राचीन पढ़ते हैं, तो प्राचीन में जब पढ़ते तो उसमें थोड़ा सा मजा आता है।
ये आए थे, ये धर्म प्रसार कर रहे थे, वो धर्म प्रसार कर रहे थे, इधर से उधर से। जो प्राचीन इतिहास बेटा पढ़ोगे तब तो आपको 599 से शुरू होता है, वर्धमान महावीर के जन्म से लेकर गौतम बुद्धा से लेकर के फिर शुरू होता है सब। अभी बुद्ध जयंती गई 2-3 दिन पहले, तो जब आप पढ़ते हो ना बुद्ध जयंती 599 में बोलते हैं बेटा वर्धमान महावीर का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? वर्धमान महावीर। ये कौन है? ये जैन के 24वें तीर्थकर है। बोल सकते जैन जो होते, जैन मालूम है ना, जैन एक जाति है, भारत में बहुत सारी जातियां, उसी में एक जैनिज्म आती है, ठीक है। तो जैनिज्म के भगवान है 24वें तीर्थकर, ऐसे 24 लोग थे, ये 24वें अंतिम थे। नाम क्या था उनका? वर्धमान महावीर। और इन्होंने ही इस जैन धर्म का क्या किया ज्यादा करके? प्रसारण किया। आज नहीं, 599 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व तो हम पढ़ते हैं, पर होता क्या है? ईसा पूर्व होता क्या है? देखो, ईसा मतलब जब ईसा मसीह पैदा हुए थे, जीसस। चर्च में जिसको हम पूजा, जिनको पूजा करते हैं उसे क्या कहते हैं? जीसस। क्या बोलते हैं? जीसस। तो ये क्या होता है? बोलते आज से, आज कौन सा सेंचुरी चालू है बेटा? 21st सेंचुरी चालू है। क्या बोलते हैं? 21st सेंचुरी चालू है, पर लिखते कितना है? 20। लो बवाल हो गया ये तो। कैसे 21st चालू है, 20 कैसा लिखते हैं? आप मैच कभी देखे रहोगे बेटा, देखो 0 मैच का स्टार्टिंग कैसे होता है? 0.1, 0.2, ये दूसरा बॉल 0.3, 0.4, 0.6। सबको मालूम है, लड़कियां मालूम है ना, एक ओवर में कितना होता है? 6 बॉल होता है, इतना तो मालूम है सबको। तो इसको कितना बोलते हैं? 1 ओवर हो गया, बोलते हैं ना। अब 1.1 एक ओवर होने के बाद दूसरा वापस है, तो हम क्या बोलेंगे? पहला ओवर चालू है, क्या बोलेंगे? दूसरा ओवर चालू है। तो वैसे ही कौन सा 2000 कितना चालू है? 23। तो क्या ये 2020वीं सदी चालू है? 20वीं तो खत्म हो गई ना, 20वीं में 23 साल और ऐड हो गया है, 20वीं में 23 साल और ऐड हो गया है। इसी वजह से कौन सी सेंचुरी कहते हैं? 23। मेरे बच्चे हरदम पूछते, हर साल पूछते, सर ये 21st सेंचुरी क्यों चल रहा है? चल तो 20 रहा है, 21 क्यों लिखते हैं? इसलिए 20 तो बेटा कंप्लीट हो गया है, 20 + 23 है ना, 20 में 23 साल और जुड़ गया है, तो क्या उसको छोड़ दें हम? इसीलिए हम क्या बोलते हैं? 21वीं सेंचुरी चल रहा है, ऐसा बोलते हैं। ऐसे ही अभी तो देखो, अब ये 20 हुआ है, 20 ऐसे ही 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एक जब आता है, तब इस टाइम पे कौन पैदा हुआ था? जीसस। अभी 20 चालू है, तो वैसे 20 से उल्टा जाओगे 19, 18, 17, 16, 15, एक पहली सदी में, इसको हम क्या बोलते हैं? पहली सदी। पहली सदी में कौन पैदा हुआ था? जीसस। तभी से आप जो कैलेंडर घर में यूज करते हो, ऐसे कैलेंडर को हम ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं। कौन सा कैलेंडर कहते हैं? ग्रेगोरियन कैलेंडर। लिख लो, क्या बोलते हैं? आप जो घर में कैलेंडर अभी इस्तेमाल करते हो, वो कौन सा कैलेंडर है? ग्रेगोरियन। तभी से अब तक बोला जाता है जो भी काल गणना होती है वो ईसा पूर्व होगी या ईसा के बाद होगी या ईसा तक होगी। तो मैंने यहां पर क्या बोला था बेटा, ध्यान दो इधर, 599 ईसा पूर्व। क्या बोला था? 599 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व मतलब जब ईसा मसीह नहीं थे। तो ईसा मसीह कब थे? ये कब की बात चली? जब ईसा मसीह नहीं थे, उससे भी 500 साल पहले, जब ईसा मसीह का जन्म भी नहीं हुआ था, उससे भी 500 साल पहले कौन पैदा हुए थे? वर्धमान महावीर। तो ये गणना होती है। अभी ये एक आया ना, एक के बाद बेटा कैसे जाते हैं हम? माइनस में जाते हैं कि नहीं? एक के बाद माइनस होता है ना, क्यों? एक के बाद वापस से आ जाता है 100, 99, 98 ऐसा शुरू होता है? नहीं, एक के बाद 0 आएगा, 0 से फिर माइनस में। तो उसी तरीके से 5 बोलते हैं ना कि ऐसे काल गणना चलती है, उल्टा चलता है इसके बाद। और पहली सदी में कौन पैदा हुआ था? जीसस। वहीं से कैलेंडर का स्टार्ट होता है। जब भी आप इतिहास पढ़ते रहोगे, ये पढ़ते रहोगे ये ईसा पूर्व में है, ये ईसा बाद है, ये ईसवी में है, ऐसा पढ़ते हो कि नहीं? तो अभी मैंने आपको क्या बोला? ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह जब नहीं पैदा हुए थे उसके पहले की हम घटना पढ़ रहे हैं। तो ये ईसवी काल समझा क्या है? आपकी बुक में अभी बहुत सारा आने वाला है,
समझ में आया? ये क्लियर है? 21st सेंचुरी क्यों बोलते हो, समझ में आया? समझा? तो ये प्राचीन इतिहास है। इसी प्रकार से क्या आता है माध्यमिक इतिहास। माध्यमिक इतिहास में भी वही झगड़ा, फिर पृथ्वीराज चौहान आते हैं, दिल्ली सल्तनत आती है, पढ़े रहोगे आपने दिल्ली सल्तनत वगैरह। उसमें तुगलक आएंगे, ये आएगा, रजिया सुल्तान आएगी, ये सुल्तान वो सुल्तान सब आएंगे, दिल्ली पर राज करेंगे और अपना शासन करेंगे। उसके बाद हमारे सबसे बड़े अच्छे लोग भी आए हैं जिनको हम बोलते हैं अंग्रेज, जो आता है हमारे इसमें। अब अंग्रेज आ गए, अंग्रेज ने हमारे पे शासन कर लिया। देखो बेटा, बहुत लोग बोलते हैं अंग्रेज शासन कर लिया, हमको बहुत तकलीफ दिया। ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने तकलीफ तो दिया, साथ में हमको फायदा भी किया, ऐसा नहीं है। उन्होंने बहुत सारा फायदा भी किया, बहुत सारी चीजें बना के भी गई है हमारे अंदर, हमको तोड़े भी तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं जोड़े भी। कौन? अंग्रेज। पर सर आप अब तो ये तीनों पता चल गया भाई, ये प्राचीन, माध्यमिक और आधुनिक, ये 3 प्रकार के इतिहास, ये तीनों पढ़ लिया है आपने। अब जो पढ़ोगे, इसके पहले जितना ही बताया सब में झगड़ा मारा मारी, पर आपके इस इतिहास में किधर झगड़ा नहीं है, किधर भी मारा मारी नहीं है। इसमें है क्या? फिर इसमें ये है, अब इतिहास लिखिए कैसे? अब पढ़ लिया, इतिहास पढ़ा है अभी तक आपने, अब इतिहास लिखोगे। अब आप सब इतिहासकार बनने वाले हो, सब इतिहासकार बन जाएंगे सच्ची, क्योंकि इसमें झगड़ा नहीं आने वाला है। इसमें अब आप खुद इतिहास लिखोगे। अभी तक आपने इतिहास पढ़ा, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ मारा, किसी का कुछ लिखा हुआ था, उसको आपने पढ़ के याद करके पेपर में दे दिया। अब आप क्या करोगे? खुद इतिहास लिखोगे, जिसे हम इतिहास लेखन कहते हैं। क्या बोलते हैं? इतिहास लेखन। जब आप किसी घटना, क्या जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था, जब के जमाने में 1192 में जब भी जान हराया, तो हम थे क्या वो टाइम पे? तो हमें मालूम है क्या सही क्या गलत, कुछ मालूम है नहीं। जिसने जैसा बोल दिया वैसा हमने सुन लिया और हमने मान लिया। इसे इतिहास। इतिहास 3 बोलते ना, इतिहास के सोर्सेस कितने? 3। इतिहास हम 3 चीजों से प्राप्त करते हैं। मेन चीज यही है, 9वीं के पहला ही चैप्टर है ये, 9वीं का फर्स्ट चैप्टर ही यही है। इतिहास के सोर्सेस क्या हैं? सोर्सेस को हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, इतिहास के साधन क्या है? 3 साधन है। कितने? 3। पहला जो भी बोलो, पहला लिखित, दूसरा मौखिक, तीसरा लिखित, मौखिक और भौतिक। लिखित में क्या होता है? लेखन। किसी ने लिख के दे दिया, हमने पढ़ लिया, इतिहास मालूम पड़ गया। पर बेटा एक बात याद रखो, जब आप अपने दोस्त से बुक लेते हो और उसका छापा छापी करते हो, तो कुछ तो अपने मर्जी से भी लिखते। क्या पूरा डिट्टो छाप देते हो? उसने जहां जैसा लाइन छोड़ा वैसा आप भी कर देते हो क्या? नहीं, कुछ अपना भी दिमाग लगा देते हो कि नहीं? तो उसी प्रकार से इतिहास जब जिसने लिखा होगा उसने भी तो कुछ तो अपने मर्जी से लिखा होगा। तो क्या वो 100% एक्यूरेट है? नहीं, कुछ तो अपने मर्जी से लिखा होगा। और नहीं लिखा होगा तो होता है ना, एक चाइनीज करके एक वो होता है, गेम होता है, इनके कान में मैं कुछ बोलूंगा, वो वहां तक पहुंचते पहुंचते बदल जाएगा वो। तो वैसा ही होता है। अभी सामने वाले ने कुछ तो अलग लिखा, उसने कुछ अलग समझ के कुछ अलग ही लिख दिया। फिर जितने, एक बात याद रखना, जो बुक जितने बार छपती है उतने बार कुछ ना कुछ उसमें गलती हो। अरे जब बेटा कंप्यूटर से मिस्टेक हो जाता है तो हम क्या है? वो तो पहले के लोग अपने हाथ से लिखते थे, यहाँ पे अभी कंप्यूटर सिस्टम है, छाप देते थे। जेरोक्स में भी, जेरोक्स भी कभी गलती से इंक, जहां से एक अक्षर से इंक हटा तो मीनिंग खत्म, बराबर ना? जेरोक्स गलती तो नहीं करेगा, पर गलती से किसी वर्ड का इंक हट गया गलती से और वो वर्ड बदल गया, अब जितना फिर जेरोक्स लगेगा तब उसके आगे का बदल जाएगा। लोग जहां नहीं था, छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब को नहीं मारा, गलती से हो गया मारा, खत्म हो गया ना, नहीं हटा तो फिर अब वो नहीं 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 करके पूरा खत्म। और हमको ये मालूम पड़ेगा अरे बाप रे ये क्या हो गया, पूरा इतिहास ही बदल गया। तो जो इतिहास के कितने साधन है? 3। पहला लिखित, दूसरा मौखिक, तीसरा मौखिक। क्या होता है? लिखित तो मालूम पड़ गया, बहुत जरूरी है इतिहास का ये चीज। मौखिक मतलब जैसे आपके दादा दादी ने कहानी बता दिया, यहां मत जाना, यहां भूत है, बरम है, बोलते ना पेड़ के इधर मत जाओ भूत है। वो पीपल का जो पेड़ है ना उधर गांव में, वो भूत है, उधर मत जाओ, पकड़ लेगा।
तो दिन भर तो नहीं याद रहेगा, कभी कुछ नहीं याद आएगा। जब उस पेड़ के नीचे गए उस टाइम पे भूत बरम आएगा, तुरंत आपके दिमाग में आएगा नहीं इस पेड़ पे बरम है। तो जो बोलते हैं ना कि जो भौतिक इतिहास होता है, मौखिक जो इतिहास होता है, जिसने जो बोल दिया हमने सुन लिया, हाँ वही इतिहास है। अब वो जो बोला है वो क्या सही है नहीं मालूम, थे क्या नहीं मालूम, पर सुन के हाँ तो हाँ करना पड़ेगा। इसे कहते हैं मौखिक। हम उसने ऐसा कर दिया हमने सुन लिया। तो इनके ऊपर ना बहुत सारे जैसे पोवड़ा वगैरह हो गया, छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर गाना हो गया, बहुत सारे लीलाएं होती थी पहले, नाटक होते थे, ये सब मौखिक इतिहास ही थे ना। जैसे उनके दादा ने उनको सुना है, उनके दादा ने उनको सुना, उनके दादा ने उनको, आपको हमारे ने, हमको हम आगे वाले को, आगे वाले है ही नहीं टाइम जो हमारे पास बैठेंगे। आप लोग कहीं अपने दादा दादी के साथ बैठे हो? आप बैठे रहोगे, आने वाला पीढ़ी वो भी नहीं बैठेगा, वो उसी कमरे में बंद रहेगा, क्योंकि डोरेमोन शिजुका वगैरह हमको यही सिखाते हैं, बराबर ना। आप डोरेमोन जब देखते रहोगे तो आपको एक चीज आता रहेगा, काश अपने पास भी ऐसा एक अकेला घर होता, एक अकेला कमरा। डोरेमोन देख लो, निंजा हथौड़ी देख लो, सिंचैन देख लो, इतना छोटा बच्चा भी अलग कमरे में सोएगा। सिंचैन देख लो, छोटा भीम का तो ठीक है, छोटा भीम में कभी सोता ही नहीं हो, दिन भर लड़ता ही रहता है, बराबर ना। सबका अपना अपना कमरा रहता है कि नहीं? टॉम एंड जेरी में भी वही होता है, जेरी का भी कमरा अलग, टॉम का भी कमरा अलग। तो हमारे दिमाग में फॉरेनर लोग ने पहले से ही अलग अलग चीजें डाल दी हैं। अभी पूरे विश्व में बेटा भारत ही एक ऐसा देश है जो अलग नहीं रहता है, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फैमिली के साथ एक ही कमरे में सब रहते हैं, पर वो बचपन से हमारे दिमाग में डाले जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि नहीं? बचपन में लगा था कि नहीं कि हमारे पास भी एक ऐसा अलग कमरा होना चाहिए था? होता है, वो हमको भी हुआ था। और ये हमको समझ, ये बोलते हैं ना, ये मीठा जहर है। इसको क्या बोलते हैं? मीठा जहर। ये हमको धीरे धीरे अपने पेरेंट्स से अलग करते जाएंगे। जो बेटा पेरेंट्स से अलग हो गया फिर वो मरना ही है उसको। जी सुशांत सिंह राजपूत, अगर उसके माता पिता उस समय उसके साथ होते तो क्या मरता? नहीं मत, क्योंकि जब आपको कोई टेंशन होता है अपने मम्मी पापा से आप शेयर करते हो, फिर वो थोड़ा मन हल्का हो जाता है। जब कोई नहीं रहेगा तो दीवार से बात करोगे क्या पागल जैसा? दीवार सुनना भाई मेरा, वो कुछ बोलेगा क्या? आज सर पटक ले, तो कुछ बोल नहीं रहा है, फिर दुनिया देखेगी बोलेगा ये पागल हो गया है। ऐसे ही ये भौतिक इतिहास है, मौखिक इतिहास है। अब आता है कौन सा? भौतिक। अब भौतिक में क्या होता है कि किधर कहीं कुछ लिखा, चट्टान में चले गए, पहाड़ में चले गए, कहीं कुछ डायग्राम पहले के लोग खुरुच खुरुच के नहीं बना देते थे, कहीं पर भी, हाँ जो भी, जैसे अशोक सम्राट ने बहुत सारा शिलालेख बनाया, बहुत चीजें जो हमको दिख जाए वो। इसी प्रकार से इतिहास के कितने सोर्सेस हैं, साधन है 3। पहला साधन एक ही बोलो कोई, पहला लिखित, पहला दूसरा, तीसरा, ये इतिहास के 3 साधन है। पहला, इतिहास को कितने प्रकार में बांटा गया ये, और उसके बाद इतिहास के साधन कितने हैं, वो 3। ये बहुत जरूरी है, इसको आप याद रखना, हमेशा याद रहेगा। एक बार और बोलेंगे, इतिहास को कितने भागों में बांटा गया? पहला, दूसरा, तीसरा। इतिहास के साधन कितने हैं? पहला, दूसरा, तीसरा। क्लियर हुआ ये? अब हम क्या करने वाले, आपके इतिहास में, 10वीं के इतिहास में क्या है वो देखते हैं। इतिहास लेखन क्या है? इतिहास लेखन। इतिहास लेखन मतलब क्या? उसी से ही समझ में आ रहा है। जब हम इतिहास को लिखते हैं उसे क्या कहते हैं? इतिहास लेखन। बोलते हैं ना, इतिहास से आपने क्या सीखा? ऐसा ही रोज रोज करते जाओ, रोज रोज करते जाओ और वो इतिहास हो जाएगा, ऐसा है क्या? आज जो आपने किया वो कल क्या रहेगा? इतिहास रहेगा। और जो होने वाला है वो क्या है? भविष्य रहेगा। देखो, जैसे इतिहास क्या बोलता है मालूम है? प्राचीन बोलते भूतकाल में घटित घटनाओं को क्रम के अनुसार पढ़ने को तथा उससे सीखने को, जो गलती पहले हमारे पूर्वजों ने की है वो गलती हम न कर करके उसमें सुधार कर करके अपने जीवन को जीना ही इतिहास लेखन कहते हैं। उन्होंने गाय को लात मारा तो हम भी गाय को लात मारेंगे, ऐसा नहीं, क्योंकि क्या पता उस समय गाय को लात मारना सही हो, क्या पता उस समय उस चीज को करना सही हो, आज ना हो। संविधान मालूम है? अभी हम पढ़ने वाले पॉलिटी के ऊपर, जब अब क्या है? पॉलिटी है ना, राजनीतिक शास्त्र ना। जब राजनीतिक शास्त्र पढ़ोगे, संविधान बेटा आज का नहीं बना हुआ है, वो 1950 के पहले का बना हुआ है।
अब आप मुझे ये बताओ, उस समय जो बना था क्या आज के लिए पूरा सही है? नहीं, कुछ चीजें हमेशा चेंजेस होते रहती हैं। उसी प्रकार आप इतिहास लेखन में पढ़ते हो। तो अब इतिहास लेखन का एक और चीज है, जब आप इतिहास लेखन पढ़ोगे तो आपको क्या लगता है, जो जैसा लिखा है सेम वैसे ही आ जाएगा? इसके ऊपर हमने डिस्कस किया, क्या इतिहास जिसने जैसा जैसा हुआ है सेम वैसे ही वैसे आ जाता है? नहीं, कुछ ना कुछ अपने मर्जी का हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। देखो कहां गया, ये कौन सा है? कितना तेज चल रहा है भाई। देखो ये तो पहला चैप्टर है ना, इतिहास लेखन। तो इतिहास अभी आपने, मैंने एक फिर से देखते क्या मैंने क्या बोला जी, आप इसके पहले आप जो भी पढ़े थे, क्या पढ़े थे, झगड़े वगैरह के बारे में पढ़े थे, तो एक इंटरेस्ट आता था अंदर से, हाँ भाई अभी ये औरंगजेब को मारा किसने, कैसे मारा, इधर चाकू मार दिया, इधर तलवार मार दिया, क्या कर दिया, वो हमको एक इंटरेस्ट आता था। अब नहीं आएगा इंटरेस्ट। अब आपको यही करना भाई, इतिहास लेखन करना कैसे। ये तो पहला दूसरा तीसरा चैप्टर यही है। ये अभी किसके ऊपर है, ये आपके पश्चिम परंपरा है। पश्चिम परंपरा मतलब क्या होता है, वेस्ट साइड का, जो बाहर के लोग हैं, अमेरिका वगैरह जो लोग हैं, इंग्लैंड वगैरह, उनकी क्या परंपरा थी इतिहास लेखन की। इसके बाद दूसरे चैप्टर में आप क्या पढ़ोगे, भारत की क्या परंपरा थी, भारत में कैसा इतिहास लेखन होता था। फिर आप देखोगे आदिवासी लोग क्या करते थे, आदिवासी का भी अपना परंपरा है। आदिवासी क्या करते, जैसे आज भी बहुत सारे जो अभी जिनके कच्चे कच्चे घर हैं, आज भी वो क्या करते हैं कि जाते हैं शादी वगैरह माहौल के टाइम, वो अपने घर को पूरा सजा देते हैं, इधर ड्राइंग निकाल देंगे, वो कर देंगे, इसके साथ उसका पूरा एकदम मस्त एकदम पेंटिंग कर देते हैं। तो वैसे पहले भी होता था, वैसा पहले भी होता था। उसमें वो लोग क्या करते थे, जो भी रस्म होती थी, जो भी उनके त्यौहार होते थे, वे उस त्यौहार को उस घर के ऊपर निकाल देते थे, और फिर वही 100-150 साल बाद हम देखते थे, फिर हमको क्या लगता था, इतिहास बन जाता था। वो क्या बन जाता था, इतिहास। ऐसे काम आदिवासी लोग ही करते। आगे आप आने वाले चैप्टर में पढ़ोगे कि कैसे कौन सी कलाकारी, कौन सी शैली, कौन से कला के, मतलब बोलते ना भाषा के हिसाब से भी इतिहास को बांट देते हैं। ये भाषा बोला है तो मतलब ये इधर का इतिहास नहीं, ये मराठी है मतलब महाराष्ट्र का है, भोजपुरी मतलब यूपी का है, तमिल है मतलब पंजाबी मतलब, एक दिमाग में आता है ना। सबसे पहले इतिहास लेखन करने से पहले भाषा को समझना बहुत जरूरी है। अब अंग्रेजी लिखा हुआ है, मालूम ही नहीं अंग्रेजी क्या होता है, फिर समझ जाओगे क्या इतिहास? नहीं, फिर समझना पड़ेगा भाई। हाँ पता चल गया अंग्रेजी है, तो हमको दिमाग में एक चीज आएगा, भाई अंग्रेजी तो भारत का है नहीं, तो ये है किधर का, तो फिर हमको समझ में आएगा भाई ये पश्चिमी परंपरा है। कौन सी परंपरा है, पश्चिमी परंपरा है। फिर ये तो इतिहास, उसने आपने भाषा समझा, फिर आपको कहीं पे संस्कृत मिला पड़ गया, कहीं पे आपने खुदाई वगैरह की 200-300 फीट नीचे, 200-300 फीट नीचे तो वैसे आप बुड़ जाओगे, मर जाओगे, पर ठीक है, थोड़ा खुदाई किया कहीं पे और आपको मिल गया उधर पत्थर वित्थर मिल गया, और उस पत्थर में नहीं क्या कुछ तो लिखा हुआ था। अब क्या लिखा था मुझे अभी नहीं मालूम, भाषा का ज्ञान नहीं मुझे अभी, वो क्या लिखा है वो निकाला, उसको मैंने दिख रहा है कुछ पता नहीं, उर्दू कुछ तो लिखा है, क्या मालूम मेरे को समझा नहीं, बाद में मालूम पड़ा। फिर हमको तो उतना दिमाग है नहीं, भले हम अभी तो हम सीख रहे हैं ना इतिहास लेखन। तो इतिहास लेखन का सबसे पहला सिस्टम ही यही है, भाषा को समझो। पहला स्टेप किसको समझो, भाषा को समझो। पहले भाषा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो जब वो पत्थर निकाला मैंने, फिर लेके गया, अब हमको तो आता नहीं भाई, हम सीख रहे नवे लोग हैं, तो अपने टीचर के पास, आप लोग मेरे पास लेके आए, मेरे को मालूम है सब भाषा, आप मेरे पास लेके आए, फिर मैंने ऐसा चेक भी किया, ऐसा लगा के मैं बोला अरे ये तो ब्राह्मी लिपि है भाई। ब्राह्मी लिपि मालूम है, एक शैली है, बहुत सारी शैली, पहले ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि सब चलती थी, आज का नहीं, वो ईसा मसीह के ही पैदा होने से बहुत साल पहले, सच्ची, जब अशोक सम्राट लेते थे, अशोक सम्राट वगैरह उनका जितना भी है ना, वो ब्राह्मी लिपि में ही पाया जाता है। तो पहले समझे तो सही लिखा क्या है, समझा, फिर उसको 1839 में बोलते हैं कि सबसे पहली बार उसको
समझा गया ब्राह्मी लिपि को। सोचो कब का लिखा है, आज से कम 2200 साल पहले, और अब भी पता चला भाई उसका मतलब क्या है वो भी पता नहीं। वो हमने माना है सिर्फ, वो अभी क्लियर कितना है वो नहीं मालूम, पर हमने मान लिया भाई हाँ हमको मालूम पड़ गया, अब उसका मतलब सब निकलते गया। ये देखो जो अशोक स्तंभ देखते हो ना बेटा आप, 3 शेर रहता है, कितना शेर रहता है? 3 ना, दिखता 3 है, दिखता रहता 4 है, दिखता 3 है ना, आगे का 3, वो भी अशोक सम्राट का ही बनाया हुआ है, तब का बनाया हुआ आज चल रहा है। नीचे कुछ ना कुछ लिखा रहता है हर जगह, उनका बहुत सारी शिलालेख है। शिलालेख मतलब क्या होता है? शिला पर लेख, पत्थर पर लेख। समझ में आया? तो सबसे पहले आपने क्या सीखा कि भाई हमें भाषा का ज्ञान होना चाहिए। समझ में आ रहा है? उसके बाद ये तो पता चल गया, टेंशन मतलब मारामारी नहीं आने वाला किधर भी, जिसमें मारामारी है ही नहीं। ओवरव्यू दे रहा हूं आपको पूरे बुक का इतिहास के। उसके बाद क्या आएगा मालूम है? अब जो भी इतिहास वगैरह का चीज मिला आपने खुदा, वो पत्थर मिला ना, पत्थर के अब मैं जाके उसको चूल्ही में लगा दूं? नहीं तो बोले ना भाई इसके ऊपर रखो चलो रोटी बनाना शुरू, फूक दो पूरा पत्थर स्वाहा। पर हमें क्या मालूम, अनपढ़ को क्या मालूम उस पत्थर की कीमत? वो तो पत्थर ही है, बराबर ना। तो उसको हम लोग लेके जाएंगे, जैसा आपने मेरे पास लाया, हमको तो मालूम है सब। तो उसको मैंने क्या किया, गया फिर लेबोरेटरी वगैरह में गया, उसको रिसर्च कराया, म्यूजियम में गया। तो फिर उस म्यूजियम में जाके पता चला बाबा ये देखो ये 5000 साल पुराना है, तुरंत सरकार तुमसे छीन लेगी। पैसा नहीं देगी, पैसा देगी कि नहीं वो पुरस्कार के रूप में, वो सरकार के ऊपर है, अभी मेरे ऊपर नहीं है वो। मैं भले दे दूं, लो भाई बहुत नाम किया मैंने, तुम जाओ घर पे, फिर मेरा नाम हो जाएगा, विशाल तिवारी ने इस पूरे पत्थर को खोजा है। फिर वो जाएगा वहां पर, तो वहां पे जाने के बाद कहां पर जाएगा ये? लाइब्रेरी वगैरह में, पुस्तकालय में, जो बोलते हैं ना जहां पांडुलिपि वगैरह रखा जाता है, अभिलेखागार में। कहां? अभिलेखागार। ये क्या होता है? अभी तक आपने लाइब्रेरी पढ़ा है, लेबोरेटरी पढ़ा, अभी अभिलेखागार कहां से आ गए भगवान? अभिलेखागार मतलब क्या होता है? जो पुरानी चीजें जहां रखी जाती है ना, पुराने दस्तावेज जो बहुत सारे पुराने 200-300 साल पुराने होते हैं, जहां रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? अभिलेखागार। याद रखना, अभी आएगा वो, फिर पूछूंगा आपसे मैं। अभिलेखागार किसे कहते हैं? जहां पर प्राचीन वस्तुओं को रखा जाता है, सेफ रखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? अभिलेखागार। तो ये अभिलेखागार में वो पत्थर गया। अभी समझो आपको नौकरी चाहिए, इस 6वें 7वें चैप्टर में आ रहा हूं मैं, आपके नौकरी चाहिए, और आपको पता चला उस अभिलेखागार जो है उसमें एक काम करने वाले की कमी है, और आपने नौकरी अप्लाई करने गए। तो जब आप नौकरी अप्लाई करने जाओगे, आप सोचोगे अरे क्या करना है, उधर झाड़ू ही पोछा तो मारना, जैसे कपड़े पे मारते ना, धड़ाधड़ जाके मूर्ति वीर्ति जो भी रहेगा साफ कर देंगे, जो भी रहेगा चमका देंगे, आधा कुछ बचा तो जेब में रख लेंगे, है ना। वो अभिलेखा हमारा यही सोच ज्यादा करके रहता है। आप गए वहां पर, मार्ग भगा दिए। भगाए का है कि भाई वहां पर जो चीजें हैं वो, अभी पता चला एक मूर्ति रखी हुई है, ठीक है, बहुत पुरानी मूर्ति है, कम से कम 2000-3000 साल पुरानी मूर्ति है। हम जैसे अनपढ़ पहुंच गए, और मुझे लगा थोड़ा सा ना इसके आंख में कुछ तो लगा हुआ है, एक काम करता हूँ इस कपड़े से पोंछ देता हूँ, और कपड़े से पोंछने गया, ऐसा पोंछ दिए कि आंख ही गायब हो गया उसका, सच्ची आंख गायब। फिर अरे एक आंख गया दूसरा भी हटा देते, नहीं तो किसी को पता है, अभी एक आंख गया तो दूसरा हटा देंगे, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। रगड़ते दूसरा आंख गया, नाक भी गया, अब पूरा धीरे धीरे रगड़ते मूर्ति ही गायब। छू कहां गई मूर्ति मालूम ही नहीं। इसका मतलब समझ रहे हो कि अभिलेखागार में आपको जाने के लिए पहले पढ़ाई करनी पड़ेगी। अभिलेखागार की जो नौकरी होती है, आप यही आगे पढ़ोगे, आपके 6वें 7वें चैप्टर में यही है कि अभिलेखागार में अगर आपको काम करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए भी एक बोलते हैं ना, एक पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्वालिफिकेशन लेना पड़ेगा। फिर आप जाओगे उसमें, फिर अच्छी खासी आपको तनख्वाह मिलेगी। ये तो हो गया अभिलेखागार का, नौकरी मिलती है। ये झूठ नहीं बोल रहा हूं, सच्ची आपको नौकरी मिलती है, और उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा कि जो पत्थर है उसको किस तरीके से हमें क्या करना है। बुक बिक है उसको एकदम, हम जैसे लोग होते हैं ना, थोड़ा सा वो धूल भी लग गया तो फिर पानी लगा के पोंछ देते। अरे पानी लगा के पोंछा, अक्षर ही पूछा गया, पूरा खत्म सब। वो अभिलेखागार स्वाहा, तुमको फिर आग लगा देंगे वो लोग। पता चला 500 साल पुराना था, उसमें कुछ तो दस्तावेज थे, सब आग लग गई। ये अभिलेखागार है। दूसरा, आगे आने वाले चैप्टर में, 8वें चैप्टर 7वें चैप्टर में, आप जैसे कल मैं गया था गेटवे ऑफ इंडिया गया था, आप चले गए
लाल किला देखने। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट, बड़ा लफड़ा रहता है। मेरे स्टूडेंट्स जो मेरे साथ गए वो इंडिया गेट बोल रहे हैं। बोला बेटा इंडिया गेट चलो दिल्ली चलते हैं, अभी तुरंत टिकट निकालो चलो दिल्ली। इंडिया गेट कहां पर है? दिल्ली। ये कौन सा है? गेटवे ऑफ इंडिया। ये थोड़ा सा समझ लो, मुंबई वाले को यही नहीं वाले इंडिया गेट क्या है, गेटवे ऑफ इंडिया का है। तो चलो हम लोग घूमने गए लाल किला में। अभी हम लोग कहां पर है? कहां पर है? अब लाल किले में है, लाल किले में अंदर जाने देते हैं। बहुत शरीफ लोग हैं, दिल्ली वाले हैं, दिल है उनके पास थोड़ा। और हम गए और इसी में से कुछ आतुड़ी तुतुड़ी लोग, दो लड़के लोग जो जाके एक पत्थर लिए बस उसी पे खुरुचना शुरू, खुरुच के नाम लिख रहे। भाई देखो ये नाम लिख देंगे, जय बीरू, ये हमारी दोस्ती की निशानी बना दिए। 500 साल बाद आएंगे ना, इधर ही दिखेगा जय बीरू। उसको कौन मिटाने वाला है? तो ऐसे कुछ महान कलाकार होते जो अपनी कलाकारी वो प्राचीन चीजों पर दिखाते हैं। किस पर? प्राचीन चीजों पर। खुरुच के तोड़ दिए, पता चला एक टाइम तक लाल किला ही गायब हो गया 40-50 साल बाद। तो ऐसा नहीं करना। इतिहास में यह भी पढ़ना है आपको, जब भी आपकी जो प्राचीन चीजें होती है उसे संभाल कर रखना आपका क्या है? दायित्व है। आप कहीं पर भी प्राचीन जगह पर जाइए, उसको तोड़े ताड़े ना, दूर से देखो, छू लो ऐसा ठीक है, नाखून लगा के नहीं खुरुच दूं ऐसा जेब में रख लूं। बेटा कर्नाटक में एक सोने का पूरा मंदिर ही है, पूरा सोना ही लगा, पूरा सोने का ही मंदिर, दीवार से पूरा सोना है। अब हमारे स्टूडेंट वहां गए तो लोग नाखून में भी धार लगा लेंगे कि भाई जहां रखा खरोच लिए, थोड़ा सा तो आएगा, 2-3 ग्राम, 2-3 ग्राम आया मतलब 9-10 हजार रुपए का हो गया, है ना। तो ऐसा नहीं करना, उसको बचा के रखना है। यही पढ़ना है आपको 7वें चैप्टर में कि हमें हमारी प्राचीन चीजों का क्या करना है? संभाल के रखना है। पहला क्या पढ़ना है? अभिलेखागार। अभिलेखागार को कैसा रखा जाए, उसे कैसे संभाला जाए। दूसरा, प्राचीन चीजों को कैसा संभाला जाए। तीसरा, अब हम गए हैं, समझो पहुंच गए एलिफेंटा। एलिफेंटा मालूम है? जो समुद्र क्रॉस करके जाना पड़ता है। अच्छा ठीक है, अब एलिफेंटा नहीं मालूम आपको, तो एक काम करते, समझो इधर ही चले गए, गेटवे ऑफ इंडिया चले गए। कहां गए? नहीं, गेटवे ऑफ इंडिया बस हो गया, अभी ताजमहल जाएंगे। कहां? ताजमहल, प्यार की निशानी। किसकी निशानी? प्यार की निशानी। अब ताजमहल चले गए। आपको मालूम है ताजमहल कैसा दिखता है? सफेद सफेद है कि काला काला? सफेद। वो सफेद है इसीलिए दिल की निशानी है, दिल का नहीं है, वो सफेद है। अब हम आप चले गए, आप अभी अब कहां पर हो? ताजमहल। ताजमहल कहां है? आगरा में। ये तो बराबर मालूम है, आगरा का ताजमहल है। हम लोग चले गए और अभी हम लोग तो है ही मालूम है होशियार लोग, गए वहां पे, खाए पिए फेंक दिए उधर ही, खाए पिए उधर ही फेंक दिए, फिर से बम वम लेके गए फोड़ दिए उधर ही। होते ना कुछ आड़ा तोड़ी लोग, अरे देखो वो लवंगी बम फोड़ दिए उधर ही, तड़ा मालूम कैसे पड़ेगा भाई हम लोग आ रहे हैं आरती ग्रुप डिवीजन से। बीच बीच में प्रमोशन जरूरी है। तो क्या हो गया? फोड़ पाड़ दिए सब। तो यही पढ़ना है बेटा कि जहां पर आप जाते हो प्राचीन जगहों को आपको सुरक्षित करके रखना है, साफ सफाई से रखना है। जो आप कार्यानुभव में पढ़ते थे 7वीं 8वीं में, ये कचरा वहां मत फेंको, कचड़े को डब्बे में फेंको, पानी का बोतल इधर मत फेंको, कचड़ा इधर मत फेंको, वो सब नहीं करना। वही सिखाया जाएगा आपको 10वीं में। हाँ, गीला सगड़ा इकड़े आणि सूखा तिकड़ा तिकड़े। तो इस तरीके से आपको स्टोर कर, मतलब आप जहां भी घूमने जाते हो उसके वातावरण को आपको कैसा रखना है? स्वच्छ रखना है। ये तो तीसरी चीज हो गई। चौथी चीज क्या है? जो जब भी आप वहां जाते, समझो अभी हम यहां, अब हमारे पास हमारे प्राचीन चीजें आएंगी। समझो हमारा अंबरनाथ मंदिर है, अभी हम अंबरनाथ मंदिर है, हम यहीं पर हैं, ये प्राचीन चीज है, बहुत पुराना चीज है। अब आप सभी का घर उधर ही आजू बाजू में है, सबका घर उधर ही है। अब सबको मालूम है उधर लोग घूमने टहलने आते ही रहते हैं। अब आप क्या करोगे? फटाफट सब लोग दुकान खोल लेंगे, फटाफट। कोई पानी पूरी का, कोई वड़ा पाव का, कोई पेप्सी का, कोई ठंडा का। तो अब जो घूमने आ रहे हैं, तो हम होशियार लोग, ये नए हैं, चलो इनको चूना लगाया जाए, चूना लगा देंगे। कि क्या यहाँ ये कौन बनाया है? ये मालूम है, ये पता नहीं कहां से उड़ के आया था वहां पे। अब बाहर से आए ना भाई, क्या पता उड़ के आया हो, क्या मालूम, इसीलिए देखने आ रहे हैं। तो आपको जो प्राचीन जगहों पर जो आस पड़ोस में जो लोग रहते हैं, उन्हें जो भी जानकारी पर्यटन को देना है, वो कैसी जानकारी होनी चाहिए? उचित होनी चाहिए, अनुचित नहीं।
और आपके द्वारा उनका पूरा तरीके से सहयोग होना चाहिए। उनको खत्म मत कर दो, आए हैं अभी भर के इधर से कपड़ा तक एकदम मत छीन लो। यही होता है, आप कहीं भी जाओ। अभी चौपाटी में गया था, वहां पे 10 रुपए का आइसक्रीम भी 50 रुपए में देते हैं कि आप आओ बर्बाद होके जाओ। मेरे बोलते ना मेला जाओ, मेरे पापा बोलते मेला पैसा ले ला, मेला में जाओ बर्बाद होके आ जाओ वापस घर पे, घर दार सब बेच दो उधरी। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको उस पर्यटन के जगह को स्वच्छ रखना है और जो भी यात्री वहां पर घूमने आए उन्हें क्या देना है, उचित इंफॉर्मेशन देना है। अच्छा अब बताओ, अब इतिहास में किधर मारा मारी देखा इसमें? नहीं। देखा नहीं। यही सब आपको पूरे इतिहास में पढ़ना है। समझ में आ रहा है? क्लियर है ये? तो इतिहास का यही इंट्रोडक्शन है। पूरे इतिहास में आपको इसी तरीके से रखना है। बोलते ना, और भी जब वो बचाने जाओगे, जैसे आप जंगल वगैरह में घूमने जाते ना, माउंटेनिंग करने जाते हो, ये भी एक इतिहास का पार्ट है। कहीं घूमने गए तो हमारे में से ही महान लोग कुछ होते हैं, वो पत्थर तो छोड़ो पेड़ को भी नहीं छोड़ते, पेड़ पे वो खुरुच देते पूरा। देखा है कि नहीं कलाकारी, पेंटिंग पेड़ पे, हमने बहुत देखा है पेड़ पे पेंटिंग। वो एकदम उसको उसमें बना देंगे जय वीरू की निशानी। बचाओ, पेड़ से क्या दुश्मन, उसमें कौन देखने वाला है? उनको अलग ही बीमारी है। ऐसी बीमारी लोगों को ऐसी जगहों से, असामाजिक तत्वों को दूर रखा जाए। ऐसे लोगों को हमारी भाषा में क्या बोलते हैं? असामाजिक तत्व। ऐसे लोगों को ऐसी जगह पर ना ले जाया जाए। इसीलिए बेटा आप देखो, गेटवे ऑफ इंडिया के अंदर आप नहीं जा सकते, पूरे चारों तरफ क्या लगा दिए? जाली लगा दी है। अब दिल्ली जो लाल किला है उधर भी लगना बहुत जरूरी है। ताजमहल में भी देखो अंदर नहीं घुसने देंगे, मकबरा नहीं देखने देते हैं। चलो देखते हैं, क्या नाम है, क्या नाम था उसका जिसके याद में बनाया गया था? शाहजहां। शाहजहां ने किसके? मुमताज महल के। तो कुछ लोग आशिक लोग होंगे, चलो मुमताज महल का कबर देखते हैं, और कबर पे नाम लिखते लिखते कबर बाहर आ गया। तो इसी वजह से बंद, अब सब कुछ बंद कर दिया गया है। तो इतिहास लेखन की परंपरा देखा आपने, समझा इतिहास लेखन किसे कहते हैं? समझ में आ रहा है? इतिहास लेखन समझा क्या होता है? देखो यहां पर क्या बोला है? भूतकाल, मेरे साथ बोलेंगे, भूतकाल में घटित घटनाओं के बीच क्रमिक संगति बिठाकर उनका अध्ययन करने को इतिहास कहते हैं। बराबर। देखो अब इतिहास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हिस्ट्री। क्या बोलते हैं? हिस्ट्री। बोलते जो हिस्ट्री होता है ना, ये ग्रीक वर्ड है। हिस्ट्री कौन सा वर्ड है? ग्रीक। जो ग्रीस के लोग हैं, ये हिस्ट्री का मतलब ही होता है बुनना। HISTORY का मतलब क्या होता है? बुनना। देखो हिस्ट्री का मतलब, अरे चल क्यों नहीं रहा? बुनना मालूम है? जैसे आपके दादी वगैरह स्वेटर बुनते हैं, मालूम है? स्वेटर वगैरह बुनते हैं, वैसी हिस्ट्री का ये जो HISTORY है ना, HISTORY, इसका मतलब ही होता है बुनना। किसको बुनना? इधर क्या स्वेटर बुनना बैठना है? नहीं, इधर जो घटनाएं घटित हुई हैं उनको लाइन से बुनना है। आप जो स्वेटर बुनते हो, या तो ऊपर से शुरू करोगे या तो नीचे से। कोई है क्या बीच से शुरू करके खत्म करता है ऊपर नीचे तक? पहले बीच से शुरू करेंगे, फिर ऊपर, फिर नीचे। ऐसा है क्या? नहीं। वैसे ही घटना को भी या तो शुरू से या तो अंत से, बीच से नहीं। उसे देखो नाम का मतलब भी वही है। हिस्ट्री मतलब ग्रीक। अब आप भी यही सोचोगे सब ग्रीकी वर्ड रहेगा, तो लैटिनी वर्ड होता है, हिंदी का कोई वर्ड है? नहीं है। इतिहास इति धन ह धन आस होता है। अगर इतिहास का मतलब हिंदी में पढ़ोगे, इति धन ह प्लस, ये थोड़ा हिंदी में आया भगवान, नहीं तो हमेशा ग्रीस ग्रीस ग्रीक लैटिन यही रहता है। इति मतलब यह होता है, इति मतलब यह, ह धन हास मतलब निश्चित था, यह निश्चित था। यह इतिहास का मतलब हिंदी में। समझ में आ रहा है? तो आप जो पढ़े हो, तो इतिहास का मतलब एक बात ये समझा ना, इतिहास मतलब होता क्या है? इतिहास मतलब प्राचीन। इतिहास मतलब प्राचीन। क्लियर हुआ ये? किसी को कुछ डाउट है इसमें? ओवरऑल किसी को कुछ डाउट इतिहास में? ये ओवरव्यू समझ में आया आपको? 10वीं में क्या पढ़ना है? मारामारी पढ़ना है? नहीं। क्या पढ़ना है? सिर्फ इतिहास लेखन के बारे में आपको पढ़ना है। मारामारी खत्म, अक्कुम बक्कुम मारामारी।
अब यही पढ़ेंगे आप। अब आप खुद इतिहासकार बनने वाले हो, तैयार हो जाओ। देखो बोले वैज्ञानिक ज्ञान शाखाओं में उपलब्ध ज्ञान की सत्यता की पड़ताल करने हेतु प्रायोगिक पद्धति एवं प्रत्यक्ष निरीक्षण पद्धति का अवलंब किया जाता है। इस पद्धति के आधार पर विभिन्न घटनाओं के संदर्भों में सर्वकालिक और सार्वत्रिक नियमों का स्थापित करना, उन नियमों को पुनः पुनः सिद्ध करना संभव होता है। इतिहास में प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल, देखो मैंने आपको बोला वो पत्थर हमने खोद के निकाला था, याद है? आप आंखों से उसको कर सकते हो क्या? नहीं बाबा, ये आंख से पता चलेगा 500 साल पुराना है, मालूम पड़ेगा? नहीं, उसको लेके जाएंगे कहां पर? लेबोरेटरी में, उस पर रिसर्च होएगा, जिसको आप क्या बोलते हो? प्रायोगिक पद्धति। उसके ऊपर निरीक्षण होगा, सर्च होगा, फिर मालूम पड़ेगा हाँ बाबा ये 2000 साल पुराना है, जिसे हम कार्बन रेटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बन रेटिंग। आप भी सोचते लोगे ना कैसे बता देते भगवान ये 5000 साल पुराना है। तो कार्बन रेटिंग एक सिस्टम होता है, उसमें से क्या करते हैं वो लोग, क्या करते हैं उस पत्थर जो भी मिले उसको तोड़ तोड़ के थोड़ा सा निकालते हैं, उसको एक चीज में डालते हैं, उसको मशीन में डाल देते हैं। उस मशीन में जाने के बाद पता नहीं वो मशीन का सिस्टम है, वो तुरंत बता देगा हाँ ये कितने हजार साल पुराना है, जिसे हम कौन सी पद्धति कहते हैं? कार्बन रेटिंग। क्या बोलते हैं? क्लियर है ये? जिससे हो सकता है उसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा हो, इसलिए बोल देते हैं। हाँ बोल सकते हैं, नाम से आप बोलोगे कार्बन है इसीलिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो है उसके नाम, उस पद्धति का नाम है, वो सिस्टम का नाम है वो। क्लियर हुआ? आप थोड़ा मूवीज वगैरह देखो साइंटिफिक वगैरह, वो थोड़ा साउथ वाला दूर हो जाओ उससे थोड़ा सा। साउथ में मुझे मालूम है क्या होता है, थोड़ा सा इधर आओ, थोड़ा जो बाहर वाली मूवीज देखो जो साइंटिफिक बेस्ड होती है, उनके ऊपर थोड़ा देखोगे तो आपको समझ में आएगा कैसा रिसर्च होता है इतिहास का। इतिहास के अनुसंधान अथवा शोधकार के प्राद्योगिक पद्धति और प्रत्यक्ष निरीक्षण का अवलंब करना संभव नहीं होता, क्योंकि घटनाएं घटित हो चुकी हैं। उस घटना में हम थे क्या? नहीं। हर वक्त उसको हम उठा के चेक कर लिए और वो सही पता चल जाए ये जरूरी नहीं। बेटा हम अनुमान लगाते हैं। क्या लगाते हैं? अनुमान। ऐसा हुआ था, एग्जैक्ट हुआ था क्या? नहीं, कोई नहीं इतिहासकार कभी ऐसा कंफर्म 100% नहीं बोल देता हाँ हुआ ही है, अनुमान लगाया जाता है। आज मैंने उसके बारे में ऐसा बोला तो कल दूसरा किसी ने कुछ अलग बोल दिया तो। ज्योग्राफी भी जब आप पढ़ते हो बेटा, सबका अपना अपना अलग अलग सोच है। कोई पृथ्वी का बोलता है अलग तरीके से बना है, कोई पृथ्वी का अलग तरीके से। किसका सही है किसी को नहीं मालूम, सबका सही है। सबका साथ सबका विकास। ज्यादा बोलोगे तो झगड़ा हो जाएगा, तेरा सही मेरा गलत, फिर मारा मारी सही, करो मारा मारी। इसलिए कोई कुछ नहीं बोलता, तेरा भी सही, तेरा भी सही, तेरा भी सही और मेरा भी सही, चलो सब खुश हम खुश। क्योंकि किसी के पास एग्जैक्ट प्रूफ है क्या? भगवान है क्या? नहीं बाबा, ब्रह्मास्त्र है निको निकला, यही सही बात है क्या किसी के पास? नहीं। समझ में आया? अतः उन घटनाओं का निरीक्षण करने के लिए हम वहां उपस्थित नहीं होते और उन घटनाओं को दोहराया भी नहीं जा सकता। साथ ही सर्वकालिक और सार्वत्रिक नियम स्थापित करना तथा उन नियमों को सिद्ध करना संभव नहीं होता। अब भाई हमारे पास डोरेमोन है, हम उसको बुलाएंगे और क्या करेंगे? बोलेंगे भाई तेरा टाइम मशीन निकाल, चलो चलते हैं, देख क्या थे किसको किसने मारा। हो सकता है क्या ऐसा? नहीं। उस घटनाओं को वापस दोहरा सकते नहीं, रिवाइंड करो, चल वापस से कट कट सीन वापस, हो सकता है? नहीं। तो हम कैसे बताएं, कैसे हम इसको सर्वकालिक सार्वत्रिक नियम स्थापित करें? ऐसा हम क्या कर दे कि सब मान ले, हाँ हाँ हाँ। अभी मैं बोल दूं हाँ मैं लड़का हूं तो सब मान लेंगे, पर मैं कैसे बताऊं ये घटना घटित हुई और सब हाँ हाँ कर दे? नहीं मानेगा कोई ना कोई तो ना बोलेगा। समझ में? इसीलिए बोलते हैं कि प्रौद्योगिकी पद्धति भी पूरी तरीके से संभव नहीं है। इस्तेमाल तो होता है पर संभव नहीं है। ये इतिहास लेखन शुरू करने से पहले है। समझ में आ रहा है कि इतिहास लेखन कैसे करें? आप सब इतिहासकार हो। अरे अपने बारे में लिखते हो ना रोज डायरी में, लिखते हो कि नहीं? अरे बहुत लोग लिखते हैं, बड़े बड़े लोग बहुत लोग लिखते हैं, हमने भी लिखा है। मैंने एक बार लिखा मेरा इतिहास, मैं भी इतिहासकार बना वो टाइम पे, लिख दिया डायरी, घर पे पढ़ लिए, सुबह लिखा शाम को पढ़ा गया। फिर इतिहास के बाद परिणाम भी होता है, तो वो परिणाम जब हुआ तो फिर इतिहास लिखना भूल गया मैं वापस। वो होता है सच्ची। आप भी लोग लिखते रहोगे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पेज पे। ऐसा बड़े लोग बोलते हैं, मतलब इंग्लैंड वगैरह के लोग, कि हमें रोज अपना
जो घटनाएं घटित हुई हैं रोज उसे लिखा जाए। वो इंग्लैंड के लोग ऐसा बोलते हैं। तो उनके मम्मी पापा वो डायरी छूते नहीं ना। हाँ, हमारे यहाँ। पर उन्हें ये नहीं मालूम हम भारतीय हैं। अगर हम उसको लिख दे और किसी ने अगर पढ़ लिया तो फिर हम इतिहास हो जाएंगे, उसी दिन मार के भगा देंगे घर से, क्योंकि हमारे साथ ऐसा ऐसा होता है। और उनको ये नहीं, हम तुम्हारे पास सेपरेट रूम है, सेपरेट कपाट है, सेपरेट चाबी है। हमारे यहाँ कुछ नहीं है, हमारे यहाँ सीधा ऐसा रखा पड़ा है, जिसका जो मर्जी मुंह उठाए पढ़ ले और उसके बाद लात मुंह का देके चला जाए। तो आप इतिहास लेखन कर सकते हो, पर इतिहास लेखन के लिए सेपरेट रूम होना बहुत जरूरी है। अपना इतिहास लेखन, किसका लेखन? अपना। पर आपको अपना इतिहास लेखन यहाँ नहीं पढ़ना है। यहाँ हमारे अभी पश्चिमी, ये पश्चिम वाले हैं, ये बाहर वाले हैं, तो ये लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? इसके बाद हम भारत वाले लिखेंगे। क्लियर हुआ ये इतिहास में? ओवरऑल समझा आपको इतिहास में है क्या? पहला चैप्टर देख समझ में आ रहा है? हेडिंग से इतिहास लेखन है। किसी को कुछ डाउट है इसमें? है क्या डाउट? इतिहास लेखन समझ में आया? इतिहास किसे कहते हैं वो समझ में आया? क्लियर है? एक बार मेरे साथ बोलेंगे वापस। प्राचीन भूतकाल में घटित घटनाओं को क्रम से अध्ययन को इतिहास कहते हैं। भूतकाल में घटित घटनाओं को क्रम से अध्ययन को इतिहास कहते हैं। क्लियर है? तो जैसे उस दिन बोला था, इतिहास के भी कोई होंगे ना, पापा मम्मी। जनक कौन है इतिहास का? हेरोडोटस है। कौन है? ये ग्रीक है, ये ग्रीस का आदमी है। किसका आदमी है? ग्रीस का। हेरोडोटस नाम है इसका। ये हाँ, ये इतिहास के जनक हैं। क्या है? जनक। हर एक सब्जेक्ट का अपना एक जनक होता है, वैसे ये इनके जनक है, इतिहास के माई बाप है। ये सब जनक ज्यादा करके लड़के ही होते हैं। जहां भी आप देखोगे ना, फादर ही होता है, मदर किधर नहीं है कोई सब्जेक्ट का, फादर ही पढ़ोगे हर जगह। कल ज्योग्राफी का, ज्योग्राफी कौन है? हु इज द फादर ऑफ ज्योग्राफी? ज्योग्राफी के पिता कौन है? नहीं आए थे क्या लास्ट लेक्चर में? वो आपने 9th में बताया है। इरोस्थनीज नाम था। क्या नाम था? इरोस्थनीज। नहीं बताया था आपको मैंने? नहीं बताया था ज्योग्राफी के लेक्चर में? सच्ची नहीं बताया आप लोगों को? पता नहीं फिर। चलो ठीक है, अब आप थोड़ा सा देख लेते हैं आपके राजनीतिक शास्त्र। ये अभी थोड़ा ओवरव्यू चालू है। अब जो अगला लेक्चर आपका स्टार्ट होएगा, अब तुम्हारा सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। ओवरव्यू समझा? उस दिन ज्योग्राफी का समझा था, और आज इतिहास का। अब आपका आएगा राजनीतिक शास्त्र। राजनीतिक शास्त्र आप खुद ही बोल रहे हो, मतलब आपको खुद ही समझ गया। जिस शास्त्र में राजनीति के बारे में पढ़ते हैं, जिस पुस्तक में, जिस बुक में, जिस शास्त्र में राजनीति के बारे में पढ़ते हैं, देश को कैसे चलाया जाए यह पढ़ते हैं, उसे कौन सा शास्त्र बोलते हैं? राजनीतिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र और राजनीतिक शास्त्र अलग है। आप 8वीं में पढ़ते थे नागरिक शास्त्र। नाम क्या था? नागरिक। नाम से ही पता चल रहा है, जब आप नागरिक के नियम, नागरिक के अधिकार, नागरिक के कर्तव्य के बारे में जिस बुक में पढ़ते हो, उस बुक को कौन सा बुक कहते हैं? नागरिक शास्त्र। और आज क्या पढ़ने वाले हो? एक साथ। तो राजनीतिक शास्त्र मतलब किस देश को कैसे चलाया जाए, किस तरीके से चलाया जाए, जो नियम है, जो कायदे हैं, जिस बुक में पढ़ते हैं, उस बुक को हम कौन सा बुक कहते हैं? राजनीतिक शास्त्र। क्या बोलते हैं? राजनीतिक शास्त्र। समझ में आया? राजनीति, राजनीति समझ में आती है? नहीं। यस। देखो, अब जो राजनीति है, जैसे भारत है, जैसे आपका घर है, घर को चलाने के लिए कुछ तो सिस्टम होगा। जैसे भारत देश का सिस्टम संविधान है, वैसे हमारे घर का सिस्टम हमारी माँ है। बराबर है ना? वो भी तो संविधान ही है ना घर में, है कि नहीं?
नियम कैसे बनता है? उन्हीं के द्वारा। टूटता कैसे है? उन्हीं के द्वारा। दूसरा कोई तोड़ा तो वो टूट जाएगा। अभी स्टेट बोलते ना, अभी देश के लेवल में, घर के लेवल आते। पहला क्या है आपका? पहला ही चैप्टर का नाम क्या है? संविधान। क्या नाम है? संविधान। तो संविधान बाद में पढ़ेंगे, पहले आप घर में जो संविधान है वो देख लेते थोड़ा, तो समझ में आ जाएगा है क्या वो। देखो, बताओ, बिना नियम, बिना कानून के, बिना अनुशासन से कुछ होता है क्या? नहीं। आपके घर में आप बिना अनुशासन के रहते हो? नहीं। नियम के ऐसे आते हो, ऐसे चले जाते हो, घर से कभी भी आ जाते, कभी चले जाते हो क्या? नहीं। फिर एक संविधान नाम की माता जी हमारी बैठी है, फिर तुमको ठीक कर देंगे, वो एकदम सीधा कर देंगे। संविधान क्या करता है? सीधा कर देता है। उसी प्रकार जो आपके घर में जो नियम है, जो कायदा है, जो रूल है, उस हिसाब से आपको चलना पड़ता है। आप चलना नहीं चाहते हो पर पड़ता है। और नहीं चलोगे तब तो आप एक काम करो, आप रहो घर के बाहर, फिर जाओ, जो आपको खिलाए पिलाए जाओ, तो तुम्हारा दोस्त का नाम लेते हो, जाओ उसी घर पे खा पी के सो। बोलते कि नहीं? उसी प्रकार देश का भी होता है। अगर आप देश में संविधान के हिसाब से नहीं चलोगे तो फिर संविधान भी क्या बोलते हैं? काम करो, तुम बाहर रहो, फिर कोई जरूरत नहीं हमारे देश में। किसी भी देश में रहने के लिए उस देश का नियम कायदा आपको क्या करना पड़ता है? अनुसरण करना पड़ता है, पालन करना पड़ता है। अगर अनुकरण किए, अनुसरण और अनुकरण अलग चीज होता है। आपको उसकी बातों का अनुसरण करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। अगर नहीं किए, अगर उसने बोला यहां पर थूकना मना है, थूके, चलो ठीक है, नहीं देखा तो थूक दिए और देख लिया था, फिर देखो क्या होता है। फिर समझ में आ रहा है? तो अब घर में, ये तो दूसरी एक चीज हो गई। अब आप आए घर में, आपका घर, आपने क्या किया? दिवाली का टाइम था, रस्सी बम लिए, बाहर फोड़ना चाहिए, मालूम है ना रस्सी बम, घर में ही फोड़ दिए। फिर क्या होगा? पतरा उड़ जाएगा। पतरा उड़ने से पहले दिमाग किसी का उड़ जाएगा और फिर तुमको ऐसा उड़ाएगा कि तुम्हारी दिवाली का दिवाला हो जाएगा। उसी प्रकार से देश में रहकर बम नहीं बना सकते। अपना एक नियम है, किसी के हाथ में बम बनाने की क्षमता नहीं। आप रह रहे हो, रहो, फ्री है। ये घर, भारत देश आपका घर है। क्या है? घर। एग्जाम्पल घर से ही जोड़ रहा हूं ना, और संविधान को किससे जोड़ रहा हूं? माता से। तो आप जो कुछ भी करो उस संविधान के हित में करो, और आपको उस संविधान को फॉलो करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो बाहर। चलो ठीक है, अब संविधान क्या है पता चल गया। संविधान को क्या क्या कराना चाहता है वो तो पढ़ लिया, अब क्या है वो पढ़ते हैं। मम्मी के बारे में सबको मालूम है ना, नेचर मालूम है। क्या नहीं करोगे तो क्या क्या हो सकता है वो भी मालूम है ना। वो हमारी क्या है? जन्मदाता है। अब तुम संविधान का देख लो, मम्मी का तो मालूम है। बोलते संविधान भी बोलते ना एक चलता फिरता चीज है। संविधान को भी जिंदा समझते हैं हम, एक पुस्तक है संविधान। क्या है? एक किताब। पर हम ऐसा नहीं मानते। हम भारतीय क्या बोलते हैं? वो संविधान एक जिंदा है, आदमी के समान है। क्या है? आदमी। वो मुर्दा नहीं है, मरा हुआ नहीं है। पर पुस्तक तो चल सकता है क्या? नहीं। पर सर आप क्या बात कर रहे हो? वो भी चलता है, वो भी सब कुछ कर सकता है, एक इंसान के भांति। कैसे? समय समय पर हम संविधान में परिवर्तन कर देते हैं। कि इसमें परिवर्तन कर सकते हो आप? नहीं। पर संविधान में परिवर्तन कर सकते हैं। इसीलिए संविधान क्या है? जिंदा है। मैंने अभी बोला ना कि जब बना था जो कानून उस समय सही था, आज सही है क्या? नहीं। तो इस वजह से समय के हिसाब से संविधान को हम परिवर्तन कर देते हैं। तो फिर संविधान को बनाया किसने? सबको मालूम रहेगा। ये कौन बनाया? एक साथ डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने संविधान को बनाया। आज थोड़ा सा नॉलेज लेते हैं। आज संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? आज प्रेजेंट में संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 70 है। 470 अनुच्छेद है। कितने हैं आज प्रेजेंट में? पहले नहीं था इतना। पहले कितना था? 295 इतना मतलब वीक है।
7,000। अरे 7वीं 8वीं कहूँगा मैं क्या? संविधान इतना भी अभी कुछ दिन पहले हुआ ना, संविधान का, बाबा साहब की जयंती गई ना, पढ़े नहीं संविधान क्या होता है। आज के टाइम पे आज कितने अनुच्छेद है इसमें? 470। क्या है ये? अनुच्छेद बता रहा हूं। उसके बाद अनुसूचियां कितनी है इसमें? 12। कितनी अनुसूचियां हैं? 12। उसके बाद संविधान को भाग कितने हैं? 2। कितने भाग है? 25। ये क्या है? रहता है ना, देखो जब आप कोई बुक पढ़ते हो, एक पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? उसी प्रकार से इसमें भी चैप्टर्स हैं। चैप्टर नहीं है, आर्टिकल्स है, जिसे हम अनुच्छेद बोलते हैं। ये अनुच्छेद के हिसाब से ये है, ये अनुच्छेद के हिसाब से ऐसा है, ये अनुच्छेद के हिसाब से वैसा है। 5 से लेकर 14 तक कौन सा है? आपके अधिकार के ऊपर बोला गया है। मतलब ये लाइन से लिखा हुआ है, अनुच्छेद इसे ही कहते हैं। 470 अनुच्छेद ऐसा लिखा हुआ है, और किस अनुच्छेद के हिसाब से आपको क्या करना है उसमें लिखा हुआ है। सब नियम लिखा हुआ है। जैसे आपने नागरिक का नियम बोलते हैं ना, नागरिक को चलने का अधिकार है, नागरिक को बोलने का अधिकार है, नागरिक को भारत में किसी भी जगह पर रूम लेने का अधिकार है। मालूम है कि नहीं? नागरिक को ग्रुप बनाने का अधिकार है, संगठन बनाने का अधिकार है, नागरिक को बोलने का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, पढ़ने का अधिकार है। सब मालूम है ना? ये किसका अधिकार है? नागरिक का। किसका? नागरिक का। ये आप कहां पढ़ते थे? नागरिक शास्त्र में। आज राजनीतिक शास्त्र पढ़ रहे हो, तो आज हमें पढ़ना है, आपके इस बुक में पढ़ना है देश को कैसे चलाया जाए। तभी तो आप लोगों में से प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या पता आप ही में से कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई कुछ तो बन जाए, फिर पता रहेगा हाँ भाई, तभी तो देश को चलाएंगे। बराबर ना? सही है ना? प्रधानमंत्री बनने की उम्र कितनी होती है? 25 साल होती है। कितनी? 25 साल। सोच लो, आप 25 साल बाद प्रधानमंत्री बन सकते हो अगर आप में उतनी क्षमता है तो। वैसे आज तक इतिहास में भारत के कोई 25 साल में बना नहीं है। आप बन जाओगे तो इतिहास हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और राष्ट्रपति बनना है तो 35 साल। कितना? 35 बन सकते हो आप। आपका इसीलिए बोले पढ़ लो, क्या पता बन बिन गए तो अच्छा हो जाएगा। किसी का सपना है ना आईएएस, यूपीएससी वगैरह और स्टेट पीसीएस वगैरह बनना चाहते हैं ना, कोई यूपीएससी वगैरह आईएएस बनना है, लाल बत्ती गाड़ी में, और सर 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 सर, तो उसके लिए बेटा यही पढ़ना होता है। मैं हर एक बच्चे को यही बोलता हूँ, जब भी आपको कुछ अच्छा पढ़ना है, गवर्नमेंट का कुछ तो अधिकारी बनना है, तो इतिहास, भूगोल और राजनीति ये सबसे जरूरी है। ये जिसे हम राजनीतिक शास्त्र बोलते, बहुत जरूरी है। ये नहीं आया तो कभी नहीं बन सकते। आपको आईएएस बन के करना क्या? चलाना ही तो है। एक जिले का मालिक होता है बेटा वो। कितना? एक। जैसे आप थाने जिले के बन गए, थाना जिला उसके अंडर है, वो 2 मिनट में पूरा थाने को एकदम डगमग भूकंप ला सकता है। एक कलेक्टर अगर चाह ले तो थाने का भूकंप आ जाए 2 मिनट में, इतनी पावर होती है। पर उसको ऐसे ही मिल जाएगा क्या? उठाया हलवा ऐसा खा लिया गड़ा करके कलेक्टर बन गया। जैसा मूवी में दिखाते, एक सीन में तो भिखारी था, दूसरे सीन में कलेक्टर, तीसरे सीन में बदला, चौथे में तबादला होता है ना। बन सकते क्या? नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पर कौन सा ज्यादा आना चाहिए? ये राजनीति, क्योंकि राजनीति ही करना है वो टाइम पे। किसी नेता को पढ़ते हुए देखा है? कोई नेता ऐसा है कि कोई कलेक्टर था और वो नेता बन गया? हुआ है ऐसा कभी? नहीं। अरे नेता लोग तो ऐसे अनपढ़, नेता बनने के लिए कोई पढ़ाई नहीं, 0/0। लालू प्रसाद यादव मालूम है ना? गाना गाता था। अरे बाप रे, उसका मैंने स्पीच सुना, वो गाना गाता था अपने स्पीच में। बताओ, इतना बड़ा मुख्यमंत्री है, बिहार का था, अब तो बेचारा जेल में है, घोटाला करके चला गया। पढ़ा नहीं था। पर ऐसा बेटा, अगर आपको प्रधानमंत्री, देखो बुद्धि और विद्या में फर्क होता है। मालूम है बुद्धि और विद्या क्या होती है? लालू प्रसाद यादव के पास बुद्धि थी, विद्या नहीं थी। आप क्या लेने बैठे हो? विद्या। और लालू प्रसाद यादव के पास क्या था? बुद्धि। अरे बेटा, विद्या तो मालूम पड़ गया, पर बुद्धि वो होती है उस विद्या को कहां लगाया जाए,
कैसे इस्तेमाल किया जाए वो बुद्धि होती है। वो बुद्धि कोई देता नहीं, आप पैदा होते हो लेके। वो समय के हिसाब से आपको सीखते हैं, जिसे आप अनुभव बोलते हो। अगर आप साइकिल, मैंने आपको साइकिल दे दिया और आप साइकिल नहीं चलाना जानते हो, अब मैंने आपको बोल दिया देख भाई इसके ऊपर ऐसे चढ़ना है, पैडल ऐसा मारना है, हैंडल ऐसे संभालना है, ब्रेक मारना, रुक जाएगी। आप साइकिल सीख गए? नहीं। सीख गए क्या? नहीं, ये तो आपको विद्या मिली ना। ये ब्रेक है, ये पैडल है, ये हैंडल है, लेके चले जाओ, पहुंच जाओगे CST। अब चलाते बैठे गिर गए, आ जाएगा? नहीं। तो बुद्धि क्या चाहिए कि भाई पैडल कैसे मारूं, हैंडल कैसे संभालूं, ब्रेक कितना मारूं कि रुक जाए साइकिल। इसे क्या बोलते हैं? बुद्धि। तो देखो, आपको प्रधानमंत्री बनना है, राष्ट्रपति बनना है, जो बनना है बनो, पर उसके लिए आपको क्या चाहिए? बुद्धि होनी चाहिए। विद्या का इतना कोई मैटर, विद्या वाले कौन है? IAS IPS, ये आपके पीछे दौड़ते रहेंगे कर 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 कर। सोचो आप इतना पढ़ाई करके उनके ही पीछे दौड़ते हो, सोचो। और वो अनपढ़, एक तो पता नहीं कहां से मोदी पढ़ लिया है, मोदी का पढ़ाई है, ग्रेजुएशन है वो, बाबा उसको अनपढ़ मत बोलना, वो BA पास है, सच्ची। नहीं तो कोई जरूरत नहीं, मैं तो बोलता आप पढ़ो मत, सीधा प्रधानमंत्री बन जाओ। पहले बेचता था ना, अब मैं समझो 5 साल पहले जूता साफ करता था, जूता साफ करता था, समझो मैं IAS बन गया, तो लोग ना वही बोलेंगे ये जूता साफ करता था पहले। कब करता था? 5 साल पहले। छोड़ दिया उसने, फिर भी आज भी जूता साफ कर रहा है। वो टैग मेरे, वो जूता साफ करने वाला क्या बन गया? कलेक्टर बन गया। वैसे ही चाय बेचने वाला क्या बन गया? प्रधानमंत्री। वो पता नहीं कौन से जमाने में, बेटा वो 4 से 5 बार गुजरात का मुख्यमंत्री बन चुका है, आज भी चाय बेचता रहेगा क्या? नहीं, वो टैग लगा देते हैं। तो आज प्रधानमंत्री बन गया, चाय बेचने वाला बना प्रधानमंत्री। वो बोलते ना एक टाइटल चाहिए रहता है, तो वो टाइटल है सिर्फ। हाँ, समझ में आया? तो पहले जब आप आते हो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री आप बन गए, आप लोग में से कोई बन गया प्रधानमंत्री, मेरा पढ़ाया, तो पहले आज उसे संविधान के बारे में बताया जाता है, संविधान के सामने शपथ लेता है, वो तो नाम का है, ले लो, मैं ये करूंगा वो करूंगा, ये संविधान है। अब संविधान के ऊपर आते हैं, जो आपका पहला चैप्टर है। तो संविधान ये बोलता है, संविधान ऐसा बोलता है, संविधान वैसा बोलता है। एक बात याद रखना, राष्ट्रपति आप बन गए, भारत का पहला नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत का पहला नागरिक राष्ट्रपति। तो जब राष्ट्रपति बन गया, किसी भी पोस्ट के लिए कोई पढ़ाई नहीं है, ये मत सोचना कि राष्ट्रपति के लिए ही पढ़ाई चाहिए, नहीं, आप बस नसीब के पक्के हो और थोड़ा सा आपकी थोड़ी पहचान है, पहुंच है, तो बन जाओ। राष्ट्रपति बन गए तो राष्ट्रपति क्या करता है? आकर शपथ लेता है, उससे हाई कोर्ट का जो जज होता है, सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है, हमारे देश में कितने हाई कोर्ट है? भारत में हाई कोर्ट कितना है? फिलहाल 25 हाई कोर्ट है। कितना है? 25 पूरे भारत में। हाई कोर्ट मालूम है ना? जैसे मुंबई हाई कोर्ट है CST में, जितने भी छोटे छोटे कोर्ट रहेंगे ना, यहां देखे रहोगे, कल्याण में, उल्लासनगर में, सब उसके अंडर होते हैं, सब उसके अंडर है। तो वैसे ही भारत में कितने कोर्ट हैं? 25। भारत में कितने राज्य हैं? 29। उस दिन पढ़ाया तो याद नहीं किए क्या? कितने राज्य हैं? 28। कितने? 28। अब बोलोगे 28 राज्य में 25 हाई कोर्ट कैसे? सबका अलग अलग होना चाहिए ना, पर बहुत सारे राज्य साझा करते हैं। क्या करते हैं? साझा। जैसे बंबई वाला क्या करता है, थोड़ा लक्षद्वीप वाला का भी लफड़ा संभाल लेता है, इधर आजू बाजू वाले क्या भी, मतलब ऐसे बहुत सारे हाई कोर्ट है जो आजू बाजू वाले स्टेट को भी साझा कर लेते हैं। और इन सबका एक पप्पा है। जैसे हाई कोर्ट का भी एक बोलते हैं ना, सबका पप्पा होता है, जिसको हम दादाजी बोलते हैं, वैसे ये हाई कोर्ट का भी एक हाई कोर्ट है जिसको हम सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। कौन सा कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट। ये दिल्ली में। कहां पर है ये? दिल्ली। ये सबसे जैसा मुझे अभी लफड़ा हुआ, मैं यहां कोर्ट में गया, नहीं माने, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, फिर मैं हाई कोर्ट में जाऊंगा जो मुंबई में है। फिलहाल महाराष्ट्र में तो मुंबई में, तो उधर भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ मेरे को, फिर मैं क्या बोलूं, मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा। अब वहां सेटिस्फेक्शन मिलेगा, क्योंकि वहां एक जज नहीं होता, वहां बैठे रहते हैं, उनका एक लीडर होता है, वो जिसको हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं, भारत का मुख्य के ऊपर न्यायाधीश।
ये क्या करता है बेटा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होता है बहुत पावर होती है, राष्ट्रपति के लेवल का होता है जो जज। अब जज का पावर सुन लो, राष्ट्रपति का तो राष्ट्रपति का छोड़ो, राष्ट्रपति बेटा तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होता है। जो तीनों सेनाएं होती है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये तीनों का सुप्रीम कमांडर। ये अगर आंख बंद कर ले तो तीनों जहां बोले वहां चली जाए, सिर्फ इसी के यहां। मोदी विधि कुछ नहीं कर सकता कोई। प्रधानमंत्री के हाथ में नहीं होती है सेनाएं, किसके हाथ में होती है, राष्ट्रपति। पावर सुनो, अभी तक सिर्फ मोदी का ही सुना है। वो चाहेगा तो ही हिलेगी सेना, नहीं तो नहीं। जो राष्ट्रपति पे बैठा मतलब पूरी सेना उसकी। ये तो उसका पावर है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक ही रहता है, एक ही है चीफ जस्टिस, जो कहां बैठता है, सुप्रीम कोर्ट में। कहां बैठता है, सुप्रीम। कहां है सुप्रीम कोर्ट, कहां है, टोटल हाई कोर्ट कितना है भारत में, 25, कितना, 25, राज्य कितना है, 28, कितना। 28, अब इस सुप्रीम कोर्ट का जो मेन जज होता है, जिसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलते हैं, ये इसका भी पावर समझो, मैं बोल सकता हूं किसके लेवल तक का होता है, राष्ट्रपति। कैसे, जैसे राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के नीचे उपराष्ट्रपति होता है, बोलते ना जैसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। अध्यक्ष बीमार है तो उपाध्यक्ष क्या करेगा, संभालेगा। वैसे राष्ट्रपति समझो कहीं बीमार है, किधर बाहर गया है, किधर घूमने गया है, घूमने तो नहीं जा सकता पर अरे क्या पता, हम देख थोड़ी ना रहे, गया ही रहेगा घूमने, घूमने गए हैं, कहीं पे कुछ भी कर रहे हैं, उनकी जगह उनके काम को कौन संभालता है, उपाध्यक्ष, उपराष्ट्रपति। कौन, तो समझो दोनों बीमार पड़ गए, राष्ट्रपति भी बीमार, उसको देख के उपराष्ट्रपति भी बीमार। अब देश को कौन संभालेगा। अब हमारे आते हैं कौन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये हमारे जो हाई कोर्ट के जो जज होते हैं ये आते हैं। फिर राष्ट्रपति का पावर 6 महीने तक, कम से कम कितना, 6, अरे 6 महीने तक पता नहीं क्या हो जाए भाई, 6 महीना बोल रहा है। 6 महीने पे उसकी गद्दी पे कौन बैठता है, सुप्रीम चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मैं इंग्लिश में इसको बोला, थोड़ा रिस्पेक्ट मिल रहा है। मुख्य न्यायाधीश बोले नहीं जम रहा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थोड़ा अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, इसलिए थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोल रहा हूं। किसी ने वीडियो देख ले, कंप्लेन वम्प्लेन कर देगा तो ये हो जाएगा। नाम क्या उसका, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जज का पावर मालूम बेटा, वो जज जो है फिर 6 महीने तक राष्ट्रपति का पूरा काम कराता है। जब ये राष्ट्रपति को किसी भी जल्दी उसके पद से हटाया नहीं जा सकता, पर अगर उसने संविधान का उल्लंघन किया है, ये माई बाप है हमारा, जैसे मम्मी का बात का उल्लंघन हुआ घर से बाहर, वैसे संविधान का अगर उल्लंघन किया तो एक प्रोसीजर होता है, इंपैचमेंट प्रोसीजर होता है जिसको हम बोलते हैं, उसको हिंदी में अभी बता रहा हूं, थोड़ी देर में याद आएगा तो बताता हूं। इंपैचमेंट एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के हिसाब से उसे तुरंत राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाता है, हटा दिया जाएगा। पर एक ही रीजन है, क्या रीजन है, संविधान का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, और अगर वो कार्य करने में असक्षम हो तभी हटाया जा सकता है, नहीं तो नहीं। वो भी ऐसा थोड़ी ना है कि हाँ ते चल निकल गया, नोटिस देना पड़ता है, ऐसा थोड़ी ना होता है, और सब हटा भी नहीं सकते। उसको संसद पे फिर चर्चा होती है, फिर उपराष्ट्रपति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास जाता है, फिर वो हट जाता है। और अब ये तो दूसरा पावर है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। और देखो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये जब बन के आता है, जैसे राष्ट्रपति मैं बन गया, फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेगा उसके मेरे सामने, उसके बाद शपथ दिलाएगा मेरे को, हाँ मैं भारत का नागरिक हूं, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, देश को आगे बढ़ाऊंगा, कभी कुछ गलत करूंगा नहीं। कौन शपथ दिलाता है, यही है करता धरता। समझ में आ रहा है, ये पावर है इसकी। क्लियर है, किसी को कुछ डाउट, क्या हुआ बोलो अगर कुछ डाउट है तो। जैसे बोलते हैं जज, और जज के सामने अगर नॉर्मल जज है, समझो हाई कोर्ट का ही जज है, और अभी यहां का मुख्यमंत्री कौन है, यहां का मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री में फर्क है। मुख्यमंत्री कौन है, एक नाथ शिंदे। समझो उसको कुछ तो प्रॉब्लम हुआ और वो जज के पास गया, तो जज के पास जाएगा, जज अपने कुर्सी पे बैठा रहेगा टॉप पे, और ये इधर से फरमाइश करेगा। अब पेन चल गया तो चल गया। पावर देखो, मुख्यमंत्री भले से आप हो, पर अभी आप मेरे शरण में हो,
वो जो पेन जैसा चलाएगा उतना ही। अब बेटा एक बात याद रखना, कोई किसी पे रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, और जो चीफ जस्टिस ऑफ जो सुप्रीम कोर्ट होता है वही लागू करता है, वही ध्यान देता है कि कोई संविधान को तोड़ना नहीं चाहिए। जब एकदम मामला आउट ऑफ कंट्रोल होता है तभी जाता है इसके पास। ऐसी छोटी मोटी बात नहीं होती है, किसी ने किसको तलाक दे दिया चलो सुप्रीम कोर्ट मार भगा देंगे तुरंत ही, ऐसा नहीं होता है। बहुत कम केसेस जाते हैं, जो बड़े पूरे भारत लेवल पर जो प्रॉब्लम होती है तब यहां पर जाती है, नहीं तो नहीं। और यही संविधान के हिसाब से फिर ये चलते, एक जज नहीं बैठे होते बेटा, वहां पर अलग ऑडियंस बैठी रहती है, वो पोल करेगी पूरा चारों तरफ से, फिर आपको फाइनल डिसीजन जो मिलता है एकदम सही मिलता है वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में। तो ये संविधान के हिसाब से ही चलता है। किसके हिसाब से? संविधान। तो समझ सकते हो ना कि संविधान क्या है, एकदम पूरा करता धरता बिना संविधान के। एक बात याद रखो बेटा, अगर जिस घर में नियम कायदा नहीं है वो घर अच्छे से चलेगा क्या? नहीं। उसी प्रकार से जिस देश में संविधान नहीं वो अच्छे से चलेगा नहीं। आपको ये मत समझो कि सिर्फ भारत के पास ही संविधान है, बहुत सारे कंट्रीज हैं, इंग्लैंड के पास भी है, यूएस के पास भी है, सबके पास है। ऐसा मत सोचो अपने से पहला बना के बैठे है वो, हमने उनसे लिया है आधा। जो भारत का संविधान है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। कैसा है? लिखित। हमने अपने दिमाग से नहीं बनाया है, दिमाग लगाया है, थोड़ा 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 जहां से मिला वहां से थोड़ा थोड़ा ले लेके हमने हमारा लिखा है। क्या? 56 भोग बोलो, ऐसा मत बोलो बाबा, वो वीडियो चालू है। समझ में आया? हाँ कम कर दो भाई। देखो अब संविधान का इतना मालूम पड़ा, कितने आर्टिकल से इसमें, अनुच्छेद कितने हैं बेटा? कितने? अनुसूचियां कितनी है? कितने? भाग कितने? 25। अच्छा, ये अब संविधान दिवस कब मनाया जाता है बेटा? 26 जनवरी 1950 को पहली बार संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, पर सबसे पहले 26 जनवरी 1950 को, कब? 26 जनवरी 1950 में को सबसे पहले संविधान दिवस के रूप में मनाया गया था, और तब से लेकर अभी तक हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। समझ में आया? अनुच्छेद बोला ना, आर्टिकल्स वगैरह होते, ये लाइन से, जैसे आपके चैप्टर्स है ना जिसको आप पाठ बोलते हो, वैसे इसमें अनुच्छेद बोलते हो उसे। पहला अनुच्छेद में क्या है? नियम। दूसरा अनुच्छेद क्या है? नियम। समझ में आ रहा है? 5 से लेके 13 बोला ना, आपके नियम, सबका अपना नियम है। जैसे आपके चैप्टर्स है जिसको आप चैप्टर बोलते हो, यहां पर अनुच्छेद बोलते हैं। समझ में आ रहा है? और बोलते हैं ना कास्ट में भी डिवाइड होते हैं ना, तो वो कास्ट के हिसाब से भी इसमें है। पहले लोग क्या होते, अभी तो मिला ना कि शेड्यूल कास्ट वगैरह होते, जब आप पढ़ोगे आगे है इसमें। शेड्यूल कास्ट मालूम है ना? शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां, मालूम है? अनुसूचित जातियां जो छोटी जाति जिनके बारे में अभी पता नहीं है पर धीरे थोड़ी है, और जनजातियां मतलब आदिवासी, उनके लिए भी बहुत सारे आर्टिकल्स वगैरह हैं। जैसे हाँ, जैसे आप मालूम है आपको, अभी जो भारत के प्रेजेंट में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। क्या नाम है उनका? द्रौपदी मुर्मू। वो भी एक आदिवासी है। कौन है वो? आदिवासी। सोच लो बेटा, आदिवासी होकर के आप आज राष्ट्रपति हैं, तो आप लोग भी बन सकते हो। क्या बन सकते हो? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। पहले शुरू से छोटे से, पहले नगर सेवक बनो, बाद में फिर ऊपर जाओ। गांव में रहोगे तो प्रधान बनते, प्रधान से फिर धीरे धीरे आप उठते हो। एक टाइम ऐसा आएगा 60-70 साल की उम्र तक तो प्रधानमंत्री पहुंच ही जाओगे, अगर धीरे धीरे बढ़ जाओगे तो। उसके पहले तो नसीब मुश्किल से होएगा, क्योंकि बेटा प्रधानमंत्री वगैरह यंग नहीं होते। जो यंग लोग होते हैं ना, उनमें थोड़ी गर्मी होती है, तो डायरेक्ट डिसीजन लेंगे, तुरंत देश का सोचेंगे नहीं, मारा उसने मुझे मारा, मैं उसको मारूंगा, देश सर्वनाश हो जाएगा तुरंत। इसीलिए बुढ़े लोग ही ज्यादा करके प्रधानमंत्री बनते, क्योंकि उनके पास पेशेंस होता है। उनको 2 मिनट सोचने को, समझने को लगता है, फिर उसके ऊपर डिसीजन लेने को 10 मिनट लगता है। समझ में आ रहा है? वो तुरंत निर्णय लेना, ये छोटी सी चीज नहीं है, घर नहीं है हमारा, ये पूरा देश है। और आप अगर थोड़ा सा भी इधर उधर किए तो फिर इधर तक गला पकड़ने के लिए सब तैयार रहते हैं। बराबर है कि नहीं? तो कहां गया आपका वो? देखो संविधान के बारे में मालूम पड़ा बेटा। संविधान दिवस कब मनाया जाता है?
कब? तो पहली बार संविधान कब लागू हुआ था? बेटा ये बोर्ड में आता है, फिलअप में रिक्त स्थान में आता है। पहली बार संविधान कब लागू हुआ था? एक साथ। तो क्या सर, अगर आपका क्वेश्चन है क्या सर इसी दिन संविधान भी बना था? नहीं, संविधान इसके पहले ही बन चुका था। 26 नवंबर 1949 में संविधान बनके तैयार हो गया था, पर उस दिन लागू नहीं हुआ। बोलते कुछ तो अच्छा वो दिन होना चाहिए ना, तो अच्छा दिन के रूप में 26 जनवरी आया। नवंबर के बाद दिसंबर, फिर जनवरी, फिर उस 26 जनवरी के दिन हमारा ऑफिशियली हमने उस संविधान को उसी दिन घोषित कर दिया। नाम क्या था वो? 26 जनवरी 1950। तो संविधान को बनाने में कितना दिन लगा? 2 वर्ष 11 और कितना दिन? 18 दिन। इतने दिन के बाद हमारा संविधान हमारे पास आया। 2 साल 11 महीना 18 दिन। ये सब जीके क्वेश्चन है बेटा, इसको अच्छे से पढ़ के रखो आप लोग। कितना? फिर से एक बार एक साथ पढ़ोगे। इतने दिन में हमें क्या मिल गया? हमारा संविधान। क्या मिल गया? पेज नंबर बोलो बेटा इसका। कितना पेज नंबर है? 10 ऐड करके बोलना। आपने बोला ना 26 नवंबर उसके आगे वर्ष 1950। नहीं, हाँ, जिस समय बन रहा था, बन चुका था 26 नवंबर 1949। 1949। भारत आजाद कब हुआ बेटा? 1947। हाँ, कितना अगस्त? 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। बड़ी विडंबना ये है, बहुत लोगों को ये भी नहीं मालूम होता है कि भारत आजाद कब हुआ है। कब आजाद हुआ है? 15 अगस्त 1947 को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। देखो यहां पर दिया हुआ है बेटा, क्या दिया हुआ है कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान शासन चलाना प्रारंभ किया। यह रिक्त स्थान में आता ही आता है बोर्ड में कि संविधान डैश दिन लागू हुआ था। तब आप लिखोगे 26 जनवरी 1950। बहुत महान लोग होते हैं वो भी नहीं लिख पाते हैं। जो महान लोगों की व्याख्या कर रहा हूं मैं, वो भारत डैश डैश दिन में स्वतंत्र हुआ था। तो कुछ लोग स्वतंत्रता भी नहीं मालूम, उनको डाउट रहता है। 15 अगस्त तो सबको मालूम है। 1947 है कि 46 है, 48 है, क्या लफड़ा। तो भारत आजाद कब हुआ? 15 अगस्त 1947। इस दिन क्या मिला था हमें? आजादी। किससे? इतना मालूम है ना? हाँ, अच्छा लगा। तो इसके पहले आपने बेटा संविधान के बारे में पढ़ा था। संविधान मालूम पड़ा क्या होता है? हम जयंती मना लेते, संविधान दिवस मना लेते, संविधान क्या होता है हमको मालूम नहीं होता है। अब पता चल गया संविधान क्या है। एक बुक है। संविधान क्या है? एक बुक। उसमें क्या है? नियम और कायदा है। किसको चलाने के लिए? देश को। किसको? देश को। देखो बेटा, भारत में जो पावर है, आप पढ़ोगे सत्ता का विकेंद्रीकरण, इसी चैप्टर में आगे का पॉइंट है सत्ता का विकेंद्रीकरण। ये क्या होता है आएगा। और 2 नंबर के लिए टिप्पणी लिखो में आता है, जिसे हम कहते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण। ये क्या है सत्ता का विकेंद्रीकरण? ध्यान से सुनो बेटा। जो भारत है, जो पावर है, इसे 2 भागों में बांटा गया है। जो शक्तियां हैं उसे कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कैसे सर? आधी शक्ति केंद्र के पास है। किसके पास है? केंद्र, जो मोदी है। और आधी शक्ति राज्य के पास है, जो हमारे एकनाथ शिंदे हैं। समझ में आ रहा है?
आदि शक्ति किसके पास है? केंद्र के पास। मेरे पीछे बोले किसके पास है? केंद्र के पास। दूसरी शक्ति या राज्य के पास? दूसरी शक्ति राज्य के पास। इसे ही सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। पूरी पावर मोदी के पास भी नहीं है और पूरी पावर इसके पास भी नहीं। सबके पास, हर एक राज्य के पास अपना अपना राज्यिक अधिकार प्राप्त है। जब इनसे नहीं संभलता तब कौन आता है? तब आते हैं ऊपर वाले लोग। जब हम धरती वाले से नहीं संभलता तो ऊपर वाले आते हैं। ऐसे ही देखा, एक बात याद रखो, जब 26/11 हुआ, ये पावर सत्ता का विकेंद्रीकरण का एग्जाम्पल है। जब 26/11 हुआ था, याद है मुंबई में आतंकवादी घुस गए थे, ताज होटल में आग लगा दिए थे, पूरा फाट लगा दिए पूरा। तो उस समय संभल नहीं रहा था हमसे। तो फिर जब आप मूवीज देखो उसमें बोलते हैं कि चलो हम केंद्र को समाहित कर लेते। भाई अब केंद्र के पास भेजना, केंद्र आ नहीं सकता, डायरेक्ट नहीं आ सकता। अरे भाई चल मैं आ रहा हूं, तुरंत राष्ट्रपति उधर से तुरंत नहीं भेज सकता। पहले उससे किससे पूछना पड़ेगा? राज्य से। कैसे? क्यों सर, ऐसा क्यों? आतंकवादी हमले हो रहे, लोग मर रहे, इनको आपस में क्यों पड़ी है? इसलिए पड़ी है। बोलते ना, फिर वो लोग क्या सोचेंगे मालूम है? दूसरे राज्य के लोग, अरे भाई जब इससे अपना घर नहीं संभल रहा है तो ये क्या करेगा? बेटा आपके घर में अगर झगड़ा हो रहा है तो बाजू वाले को बुलाओगे सॉल्व करने के लिए, तो लोग क्या सोचेंगे कि बाबा इसको अपना घर नहीं संभल रहा है तो क्या करेगा? उसी प्रकार ये राज्य हमारा घर है और मुख्यमंत्री उसका मालिक है। अगर वो अपने घर को, इतने छोटे घर को नहीं संभाल पाएगा तो उसके बस में क्या है? फिर लोग उसके ऊपर, उसकी ये क्या है? अपमान है। इसीलिए बोलते हैं कि जब भी केंद्र को राज्य में आना पड़ता है तो उसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। प्रधानमंत्री का जो चुनाव होता है उसके लिए कौन सी पार्टियां हैं? लोकसभा। उसमें कौन सा सबसे, उसमें चुनाव कौन सा होता है? लोकसभा। कौन सा? लोकसभा। और मुख्यमंत्री का विधानसभा। सुन लो, लोकसभा का जो चुनाव आता है, अभी आने वाला है, नेक्स्ट ईयर लोकसभा का चुनाव है, जिसमें हम किसको चुनाव करते हैं? प्रधानमंत्री। किसका? प्रधानमंत्री। किसका? प्रधानमंत्री का। लोकसभा के द्वारा किसका चुनाव होता है? प्रधानमंत्री। किसका चुनाव होता है? प्रधानमंत्री। विधानसभा के द्वारा? मुख्यमंत्री। विधानसभा के द्वारा? मुख्यमंत्री। विधानसभा के द्वारा? मुख्यमंत्री। समझ में आया? मुख्यमंत्री किसका होता है? राज्य का कि केंद्र का? राज्य का। प्रधानमंत्री किसका होता है? राज्य का कि केंद्र का? इसमें किसी को डाउट? समझ में आया? प्रधानमंत्री कितने सालों के लिए आता है? 5। कितने सालों के लिए? 5। मुख्यमंत्री कितने सालों के लिए? 5। कितने सालों के लिए? 5। इसमें भी डाउट रहता है, धीमी आवाज होती है। समझ में आया? 5 सालों के लिए आता है। किसी को कुछ डाउट इसमें? अभी नेक्स्ट ईयर अभी प्रधानमंत्री के पद के लिए वापस चुनाव आएगा, जिसे हम लोकसभा का चुनाव कहते हैं। जो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष चुना जाता है। आप क्या करते हो? जाके वोट देते हो। कोई प्रेशर रहता है क्या? नहीं, आप उसी को दो। वो गांव में होता है, प्रधानी में 10 किलो चिकन खिला दो, तुम उसको दे दो, वो ये इसमें नहीं होता है। अब बेटा अगर आपने कंप्लेन किया वो चला जाएगा, ये भी पढ़ेंगे इसमें सेकेंड चैप्टर में। चुनाव प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया? चुनाव प्रक्रिया। ये दूसरा चैप्टर है कि जब चुनाव होता है कैसे किया जाए चुनाव प्रक्रिया। निष्पक्ष होना चाहिए, निष्पक्ष वातावरण में होना चाहिए। फिर आते हैं राजनीतिक पार्टियां। अब आपको क्या लगता है मोदी कौन सी पार्टी से आता है? बीजेपी। मोदी किसकी पार्टी है? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। राहुल गांधी का पार्टी? कांग्रेस। कौन सी पार्टी? राजनीतिक पार्टियां सुन रहे हो ना? थर्ड चैप्टर में आप पढ़ोगे कौन सी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनका निर्माण कैसे हुआ था। भारत की सबसे पहली राजनीतिक पार्टी कौन सी थी? कांग्रेस पार्टी। पंजा, हाथ का पंजा कांग्रेस है, मालूम है ना? गुलाब का, अरे कमल का फूल बीजेपी, शेर शिवसेना। ये पार्टी है बेटा, ये सब पार्टी है, महाराष्ट्र की पार्टी है, ये राज्य लेवल की पार्टी है, केंद्र लेवल की नहीं। तो अब राजनीतिक पार्टियां पढ़ लिया, फिर अब उससे बनकर जो भी आएंगे वो हमारे देश को चलाएंगे। हाँ, राजनीतिक आंदोलन भी है। आंदोलन किसे कहते हैं?
सब किसी चीज के लिए लड़ना। जब अपनी मांगों को पूरी करने के लिए जब कुछ लोग मिलकर आकर संगठन बनाकर जब आंदोलन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? आंदोलन कहते हैं। आंदोलन बेटा अकेला आदमी चिल्लाकर होता है क्या? नहीं। लोगों का क्या होता है? समूह होता है। लोगों का समूह होता है। आप बेटा समूह में चिल्लाओगे तो आवाज दूर तक जाएगी और अकेले चिल्लाओगे तो फट के मर जाओगे। ये हम कहाँ पढ़ने वाले? चौथा चैप्टर। ये आपका 4 ही चैप्टर है इसमें। पांचवा कौन सा है? भारतीय लोकतंत्र के समूह। लोकतंत्र क्या होता है? हाँ, ये तो सबसे अच्छा क्वेश्चन है। लोकतंत्र किसे कहते हैं बेटा? लोगों का राज्य। जिस देश में लोगों का राज्य, लोगों द्वारा चुने हुए व्यक्ति आते हैं और देश को चलाते हैं, उसे क्या कहते हैं? लोकतंत्र। मेरे साथ, लोग जिस देश में लोगों द्वारा चुने हुए लोग आते हैं तथा देश को चलाते हैं, उसे लोकतंत्र कहते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। समझा? लोकतंत्र के बारे में समझ लेना, फिर नेक्स्ट लेक्चर में पूछा जाएगा। जब हिस्ट्री का रहेगा तो पूछो, अभी ज्योग्राफी का नहीं पूछोगे, ज्योग्राफी लेक्चर नहीं है। तो आपको ध्यान में रखना है और अच्छे से उसको कर लो, पढ़ लो बाबा, संविधान क्या होता है और लोकतंत्र क्या होता है।